Okay, Malik. So, good morning. Hopefully, everybody is doing good. So, Malik, this is basically with your lecture for CA Final, Corporate Law and Economic Law, Paper 4. अब यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग एनी कंटेंट आई जस्ट नीड टू गिव दो तीन चीजों का आइडिया आपके लिए। एक बार के लिए अपन ये लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा कमेंट को छोड़ दीजिए पहले एक बार आप, अनलेस अनटिल आपको कोई इशू नहीं आ रहे, इशू आ रहे होंगे तो कमेंट करिए, वो व्हाट्सएप पे अपडेट करिए। बट अदर देन दैट आई एम जस्ट नॉट लुकिंग फॉर ए कमेंट, ओके, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन पहले एक्सप्लेनेशन बेसिक थिंग्स। ओके, तो पहले एक बार समझ लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद ए इंटरेक्शन। ओके, बेसिकली 2-3 things which you should be aware before starting this lecture. दो तीन चीजें आपको जाननी जरूरी है लेक्चर चालू होने के पहले मालिक। ओके, फर्स्ट थिंग, अपना जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, देखिए मालिक, ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉर्पोरेट लॉ और इकोनॉमिक लॉ इज अमेंडमेंट. When we are discussing about amendment, Malik, okay, one of the biggest challenge is that, okay, there are wholesome quantity of amendment. अब वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होता है इसके अंदर, ओके, जैसे ही अमेंडमेंट आते हैं और अमेंडमेंट्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ओके, जो भी रिलेटेड लॉ होंगे उनके लिए जो अमेंडमेंट आ जाते हैं मालिक, ओके, जैसे मैंने बोला बॉस, ये जब मिनिस्ट्री कुछ अमेंडमेंट इशू करती है, नोटिफिकेशन आता है, देयर आर होलसम क्वांटिटी ऑफ अमेंडमेंट, बट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट ऑल अमेंडमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू अस. ऑल अमेंडमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू अस. सर ये कैसे मालूम पड़ता है कि सारे अमेंडमेंट एप्लीकेबल है या नहीं है? बिकॉज इंस्टीट्यूट एक नोटिफिकेशन इशू करता है अमेंडमेंट शीट करके, या इंस्टीट्यूट, ओके, आरटीपी में अपडेट करता है कि ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है. मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देने के लिए रहता हूं. नवंबर 20, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट नवंबर 20 एंड May 20 एग्जामिनेशन, ओके, May 20 का जो आगे डिले हुआ और नवंबर 20 एग्जामिनेशन की बात करें तो इन दैट सिनेरियो आईबीसी के इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक पर्टिकुलर चैप्टर है आपके सिलेबस में. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स थे, ओके, और वो सारे अमेंडमेंट्स, ओके, करने जाए तो काफी टाइम लगेगा. एंड लॉजिकली वो सारे अमेंडमेंट्स अपन देख रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंस्टीट्यूट ने अपने नोटिफिकेशन में इशू किया दैट देयर आर ओनली, मतलब आउट ऑफ 50 देयर वर ओनली 12 अमेंडमेंट्स व्हिच वर एप्लीकेबल. 12 अमेंडमेंट्स. और ये सर नोटिफिकेशन कहां से आया? आरटीपी नवंबर 20. अगर आरटीपी नवंबर 20 का देखते हैं तो उसमें उन्होंने इशू किया कि ये ही अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल रहेंगे, बाकी सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल नहीं रहेंगे. देयर आर सर्टेन इश्यूज और सर्टेन रीजंस बिहाइंड दैट, बट दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर वर्क्स. So I have the model. Which model, sir? Okay, अपने पास जो बुक है, यानी आपको जो बुक मिलने वाली है, आपके पास जो बुक आएगी, वो बुक का कॉन्सेप्ट क्या है? वो बुक का कॉन्सेप्ट ऐसा है that book is covering, okay, the module concept. यानी अपनी इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है उसी को बाइबल बनाया हुआ है, उसी को बेस बनाया है. बिकॉज इंस्टीट्यूट के बाहर जाके कोई फायदा नहीं. इंस्टीट्यूट जो बोलती है अपने को वही कॉन्सेप्ट समझना होगा, इंस्टीट्यूट के जो क्लैरिफिकेशन होंगे वही समझना होगा मालिक. तो इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है जो दिसंबर 2020 में लॉन्च हुई थी, विच इज एप्लीकेबल फॉर May 21, वही मॉड्यूल को अपन ने बेस रखा है. और साथ में May 21 आरटीपी में जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल थे वो अपन ने उसमें इंकॉर्पोरेट कर लिए. यानी ऑल टुगेदर राइट नाउ, ओके, योर बुक इज कंबाइंड और योर बुक इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर नवंबर 21. तो जो स्टूडेंट नवंबर 21 एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए बुक संपूर्ण कॉन्सेप्ट है, यानी एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सारे अमेंडमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर थिंग्स. खाली अपने को जो नवंबर 21 एग्जामिनेशन दे रहे होंगे उनको खाली आरटीपी जो एडिशनल क्वेश्चंस कुछ इंसर्ट करती है, कुछ पॉइंट इंसर्ट करती है, वो देखना पड़ेगा. लेकिन जब बारी आएगी May 22 या नवंबर 22, तो आपको यह समझना होगा कि आपको एक एडिशनल अमेंडमेंट शीट कवर करनी होगी जो ऑल टुगेदर जैसे ही आरटीपी इशू होंगे वो आरटीपी को अपन इंक्लूड करेंगे, उसका एक रिकॉर्डिंग में बनाऊंगा और वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होगा और यूट्यूब पे आपने देख लेना है. या तो आपके पास ऑल टुगेदर नंबर्स रहेंगे, ग्रुप्स अपने ऑलरेडी रहेंगे. ऐसा नहीं कि बैच हो गया तो ग्रुप निकल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट करते जाऊंगा मालिक. So you just need to understand those who are giving examination in May 22 and November 22, additional amendment lecture is required. बट मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, राइट नाउ कोविड में इतना सिनारियो अलग है कि अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट किस लेवल तक आएंगे, दिस इज अ बिग क्वेश्चन. अमेंडमेंट करने को ही टाइम नहीं है मालिक. इधर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम जा रहा है, हेल्थ केयर को ध्यान में रखने के लिए टाइम जा रहा है. तो अमेंडमेंट में इट टेक्स ए टाइम, मतलब जो टाइम स्पेंड करना चाहिए अमेंडमेंट की तरफ. लेकिन अमेंडमेंट नहीं आते ऐसा नहीं है, अमेंडमेंट आते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी होगी, क्या होगी, ये आरटीपी के बेस पे रहेगा मालिक, या अमेंडमेंट शीट के बेस पे रहेगा. तो याद रखिए, ओके, व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज दोज हु आर गिविंग इन नवंबर 21,
November 21, the books which are issued to you is a complete set. So you are not required to do anything extra except RTP which will be coming for November 21. ओके, जिसके अंदर अमेंडमेंट नहीं होंगे, लेकिन आरटीपी में क्वेश्चंस कवर जो होते हैं वो जबरदस्त होते हैं मालिक। तो जो नवंबर 21 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं भाई, उनको आपको ध्यान रखना है, ये बुक्स के अलावा आपको एडिशनल कुछ नहीं करना। और ये बुक्स काफी है, काफी। सर इज दिस बुक इनफ? योर बुक विल बी इनफ, 100% इनफ, 100% मोर देन इनफ। मतलब मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि एक बार बुक अब जैसे ही आ जाएगी, पूरी बुक आ जाएगी, आप बोलोगे मां कसम इतना, पर आराम से सब याद रहेगा एंड एवरीथिंग विल बी देयर। और वो कैसे कवर रहेगा मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन। तो नवंबर 21 वाले एग्जामिनेशन वाले ओके जो जो रहेंगे उनको ये देखना होगा मालिक। दूसरा सिनेरियो व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज बेसिकली ओके फ्रॉम May 22 और नवंबर 22 एग्जामिनेशन। ओके आप भी ये लेक्चर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके आपको जो बुक्स मिलेगी वो भी आपको ध्यान में रखनी है, और साथ में आपको आरटीपी जो आएंगे ओके नवंबर 21 ओके May 22 डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनेशन, ये दो चीज May 22 वाले ने देखनी चाहिए, May 22 वाले ने देखनी चाहिए। और साथ में आरटीपी नवंबर 21, May 22 और नवंबर 22 ओके ये वाला कॉन्सेप्ट देखना चाहिए नवंबर 22 स्टूडेंट्स ने मालिक। भारत माता की जय। मेक इट श्योर ओके आप पहला पॉइंट ये समझ जाओ, बिकॉज वंस यू अंडरस्टूड दिस ना, देन आपको इधर उधर ढूंढने की या इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होगी। One of the biggest problem in our life is that we search for so much of materials. We search for so much of materials. मां कसम मालूम पड़ा सब मटेरियल अपने पास होते हैं, लेकिन अपने को समझ में ही नहीं आता पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। होलसम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स रहेंगे, ये रहेगा, वो रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, सब अपने पास पड़ा हुआ रहेगा, लेकिन अपने को ही पढ़ने को नहीं मिलता है मालिक। अपन ही नहीं पढ़ने में टाइम डालते हैं। तो इतना सारा क्वांटिटेटिव टारगेट क्यों करने का, जब सारी चीजें क्वांटिटी और क्वालिटी बैलेंस हो सकती है। तो मेक श्योर जो अपनी बुक है, वापस मैं बोल रहा हूं, दिस बुक इज नथिंग आउटसाइड देन मॉड्यूल। अगर आप मॉड्यूल को कंपेयर करोगे तो 100% अपनी बुक में आपको हर चैप्टर में शायद 2-4 पेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2-4 कंटेंट मॉड्यूल से ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा सर। कुछ क्लैरिफिकेशन इंक्लूड किया हुआ है मैंने, कुछ अपना कंटेंट इंक्लूड किया हुआ है, कुछ अपने एग्जांपल इंक्लूड किए हुए हैं। तो इट विल हैपन। तो मॉड्यूल तो मतलब आप इमेजिन करो मॉड्यूल मतलब वो कितना होलसम क्वांटिटी है, और उसके साथ में अपना कंटेंट इंक्लूड किया हुआ है, तो इट इज मोर देन इनफ। आपको एक भी मटेरियल इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग बेयर एक्ट भी इसके अंदर कवर किया हुआ है मैंने, जहां जहां पर रिक्वायर्ड है। मतलब हर जगह पूरा बेयर एक्ट कवर नहीं किया हुआ है, जहां जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर बेयर एक्ट कवर किया हुआ है। तो आपको यह समझना जरूरी है कि आपने बुक्स क्या फाइनल करनी है। तो आपको जो क्लास से बुक मिल रही है ओके ऑल टुगेदर इट इज बेस्ड ऑन मॉड्यूल, एंड मॉड्यूल से बाहर जाके कोई मतलब भी नहीं है मालिक। तो मॉड्यूल है ओके मॉड्यूल वही आपको रिफर करना है। साथ में मैंने आपको बता दिया, साथ में एडिशनली फॉर अमेंडमेंट्स और समथिंग क्या रिफर करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर। तो पहला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। इसके ऊपर आप डाउट मत करना और इसके ऊपर क्वेश्चन मत पूछना, सर इसके अलावा और कुछ रिफर करना है, इसके अलावा कुछ रिफर करना है। मैंने आपको बता दिया ये रिफर करना है, स्टार्टिंग का पॉइंट ये रहेगा मालिक। तो ज्यादा हेडेक मत करना ओके, जस्ट मेक इट श्योर यू हैव ए चिल पिल, रिलैक्स वे से सारा काम हो जाता। मतलब आपको मटेरियल सर्च करने की जरूरत नहीं है, नॉर यू नीड टू एक्सप्लोर ऑल मटेरियल्स। हाँ भाई there may be a different kind of students, I am not debating on that, all students will not be a same मालिक। वही एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं मालिक। राघव जी का क्वेश्चन आ गया, सर एमसीक्यू के लिए क्या करने का। भाई अरे सब करते हैं भाई, पहले एक बार अपन मटेरियल की बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो भाई यार मटेरियल अपने लिए इनफ है ओके, काम खत्म, पहला सेट। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस, व्हाट अबाउट द एमसीक्यू, ये दूसरा पॉइंट आएगा। तो मालिक अपना एक गूगल ड्राइव आपको लिंक मिलेगा ओके, अभी जरूरत नहीं है गूगल ड्राइव लिंक की इमीडिएटली ओके, इवन वो लिंक आपको मिल भी गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो गूगल ड्राइव एक लिंक मिलेगी, वो लिंक में मैं हमेशा ओके एमसीक्यू मटेरियल एंड क्वेश्चन आंसर मटेरियल अपडेट करते रहता हूं, अपडेट करते रहता हूं। यानी एग्जांपल ओके जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, जो भी आरटीपीज है, जो भी एमटीपीज है, उनके जो क्वेश्चन आते रहेंगे, पहला तो बेस मॉड्यूल का बनाएंगे, मॉड्यूल के जो एमसीक्यू है और क्वेश्चन आंसर है थियोरेटिकल है, उसका पूरा डेटाबेस एक कॉमन बना दिया है, वो यहां पर अपडेट कर दिया है। उसके अलावा आपको जो भी एडिशनल मटेरियल रहेगा, इंटीग्रेटेड केस स्टडी बोल दीजिए, बिकॉज एमसीक्यू इज नॉट ए मैटर एट ऑल। मैं आपको बता रहा हूं, मां कसम बोल रहा हूं, एमसीक्यू नॉट ए बिग डील, बट प्रॉब्लम इज इंटीग्रेटेड केस स्टडी। आई जस्ट बिंग ए चैलेंज, मतलब अपना थोड़ा सा मतलब एक आधा टाइम का लेक्चर होने दो। मतलब जब अपन वो इंटीग्रेटेड केस स्टडी सॉल्व करने जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा टाइम कितना कंजम्पशन होता है पढ़ने में, इंटीग्रेटेड केस स्टडी।
और मतलब पहले क्या फॉर्मेट था मालूम है क्या? अर्लियर इट वाज लाइक दिस, वेदर यू स्टडी केस स्टडी, मतलब वेदर यू रीड दैट केस स्टडी कंप्लीटली और नॉट, डजंट मैटर, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू का आंसर आ जाता था. राइट नाउ इट इज सो चैलेंजिंग that even if you read the case study, then also MCQ is not able to solve. We are not able to solve. This is one of the biggest challenge, Malik. और ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए पेशेंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यू जस्ट नीड टू हैव दैट पेशेंस. तो भाई आराम से रखिए. तो एमसीक्यू, ओके, ये एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर का अपडेट आपको लिंक से आएगा. ओके, तो ये लिंक पे आपको अपडेट रहना है. ओके, जो भी लिंक अपडेट होगी आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा. मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में जब तक रहिए जब तक अपनी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो जाते. क्लियर नहीं हो जाते मतलब अपना एग्जामिनेशन देके नहीं हो जाते. जिस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होने का टारगेट रखो, बात खत्म. ओके, तो एग्जामिनेशन देने तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए. उसके बाद टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें अपडेट जो भी रहेगा ना, ये ग्रुप में प्रमोद, हुली और पारस जो भी रहेंगे ये अपडेट करते रहेंगे मालिक. So nevertheless, you just need to ensure that you stay connected with that group for this particular link updates and other things. Okay, now in case of book, okay, I'll just tell you, मैं पहले एकदम आराम से बुक्स के बारे में समझा रहा हूं ताकि अपन पहले ही दिन क्लियर रहे that what are the things we need to have in your book material. Okay, आपको एक वन बुक आएगी which is an main course book, main course book, और main course book is divided into two parts. One is volume 1 and one is volume 2, Malik. Volume 1 is about company law, okay, and volume 2 is about economic law. यानी आप वापस समझ लीजिए, एक मेन बुक आएगी जिसके दो पार्ट में डिवाइडेड है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 1 इज अबाउट कंपनी लॉ, ओके, पूरा कंपनी लॉ एक इसमें रहेगा, और वॉल्यूम 2 इज अबाउट इकोनॉमिक लॉ. और जब मैं वॉल्यूम 2 की बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक लॉ बात कर रहा हूं, उसके अंदर सिक्योरिटीज लॉ भी रहेगा. मां कसम सर, अपने सिलेबस में कितने लॉ है? बहुत सारे लॉ है. ओके, कंपनी लॉ है, ओके, इकोनॉमिक लॉ है, सिक्योरिटीज लॉ है. अब इकोनॉमिक लॉ में जब इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ये तीन मेजर लॉ कवर करे, इसके अंदर मल्टीपल एक्ट्स है. ओके, तो व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट लॉ, तो ये तीन लॉ अपने सिलेबस में, बट लिखते वक्त अपन वॉल्यूम 2 में सिर्फ इकोनॉमिक लॉ लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज सिक्योरिटीज एंड इकोनॉमिक लॉ. तो अपने पास वॉल्यूम 2 में दो प्रकार के लॉ मिलेंगे. इसका मतलब दो प्रकार के एक्ट नहीं, लॉ. तो आपको ये समझना, आपके घर पे जो मटेरियल आएगा, ओके, ये पहला मटेरियल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, उसके साथ में आपको और एक बुक मिलेगी, रिवीजन बुक. ओके, मां कसम देखो, हाँ इधर अभी ध्यान दो, रिवीजन बुक. ओके, रिवीजन बुक. अब ये सबसे मेन एस्पेक्ट्स है ध्यान रखने लायक. मेन कोर्स की बुक में आपको बता दूं अप्रोक्सीमेटली 500-600 पेजेस की जाएगी. यानी वॉल्यूम 1 400 पेजेस अप्रोक्सीमेट रहेगा, और वॉल्यूम 2 अप्रोक्सीमेटली 200-250 पेज रहेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा. मतलब मेरा वॉल्यूम 2 पे तो थोड़ा सा मेरे कंटेंट एग्जांपल एडिशन चल रहे हैं मालिक. तो भाई 101% 600 पेजेस का कॉन्सेप्ट अगर देखना है तो मेन क्लास में रीड हो गया, उसके बाद एक बार में रीड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वापस रिवाइज करने बैठेंगे, वो इतनी बड़ी बुक लगेगी और खत्म होना बहुत बड़ा चैलेंज होगा मालिक. सो उसको नटशेल में कॉम्प्रेस करके एक रिवीजन बुक बना दी गई है मालिक. तो एक रिवीजन बुक आपको साथ में आएगी. तो रिवीजन बुक इज ऑलरेडी मतलब देयर, तो जो ऑलरेडी है पब्लिश हुई है, तो रिवीजन बुक आपको ऑलरेडी उसके साथ में मिल जाएगी. तो रिवीजन बुक, ओके, जो अप्रोक्सीमेटली 120 पेजेस की होगी, 120 पेजेस की सिर्फ रिवीजन बुक होगी आपके लिए, 120 पेजेस की अप्रोक्सीमेटली. ओके, 120 पेजेस भी मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बोलता हूं, मतलब ये वाला पॉइंट पे आपकी रिवीजन बुक होगी. यानी आप इमेजिन कर लीजिए, ओके, यानी इतना बड़ा डेटा, ओके, कंप्रेस होके एक छोटे से रिवीजन बुक में आ जाएगा. एंड वापस मैं बोल रहा हूं, कोई डिलीट नहीं किया सिलेबस रिवीजन बुक में. रिवीजन बुक में एवरीथिंग इज अवेलेबल, ओनली इट इज दैट, ओके, की वर्ड्स और की कंटेंट इज एक्सप्लेन. एवरीथिंग इज देयर, ओनली की कंटेंट इज एक्सप्लेन रेदर देन कंप्लीट सिलेबस. सो आपको समझना जरूरी है, रिवीजन बुक आपको एक एडिशनल आएगा. यानी आपके पास आपके घर पे टोटल हार्ड कॉपी ऑफ बुक 3 रहेगी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड रिवीजन बुक. ओके सर, रिवीजन बुक कब देखनी है? ओके, इसका क्या डिस्कशन है, कैसा है, ड्यूरिंग द कोर्स अपन एक्सप्लेन कर देंगे, तब तक ज्यादा हेडेक नहीं करते. ओके, तो तब तक आपको ये समझ में आ गया कि आपके घर पे कुरियर से जो आएगा पार्सल, उसके अंदर कितनी बुक रहेगी. डेफिनेटली अभी मेरा ऑल टुगेदर इकोनॉमिक लॉ के ऊपर रिव्यू करना बाकी है, तो वो आपको एक थोड़ा सा टाइम के बाद मिलेगा. कंपनी लॉ ट्यूसडे के करीब कुरियर हो जानी चाहिए, ट्यूसडे के रेंज में कुरियर हो जाएगी, और नेक्स्ट मतलब कमिंग सैटरडे को आपको मिल जाएगी, और उसके नेक्स्ट सैटरडे में आपको इकोनॉमिक लॉ की और ये वाली बुक आपको अपडेट हो जाएगी मालिक. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट बुक. मेरे ख्याल से बुक का एवरीबडी क्लियर. सो भाई आपको स्कोप से बाहर जाना ही नहीं है. सर इसका मेरे को इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक चाहिए या कुछ चाहिए, आप मेरे को बता दे 600-700 पेज पढ़ने के बाद, ओके, कौन सा रेफरेंस बुक और तू क्या रेफर करेगा.
100%। ओके, क्वेश्चंस के लिए तू बोल सकता है कि सर कर सकता हो 100%, लेकिन भाई यार मैं बता रहा हूं इंस्टीट्यूट के भी इतने सारे क्वेश्चन है कि अपन सॉल्व करके ऐसा लगता है अरे भाई होलसम क्वांटिटी है, मतलब देर इज वास्ट कंटेंट विच आर अवेलेबल हियर, सो व्हाई शुड मतलब व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू एम्फसाइज ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स मालिक। तो पहला सेट मेरे ख्याल से सबको फ्रीज कर देवे, पहला सेट मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा हर स्टूडेंट का होता है, सर मेरे को और क्या रिफर करना होगा और कुछ रिफर करना होगा, तो पहली चीज मैंने क्लियर कर दिया आपको, दैट बॉस दिस इज व्हाट यू नीड टू रिफर, दैट्स इट। ओके, और साथ में मैंने बता दिया भाई कौन सा अटेम्प्ट किसका रहेगा, और अभी अटेम्प्ट के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, जिस दिन अपना जूम मीटिंग रहेगा, जिस दिन अपन इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, उस दिन मैं आपसे सबसे पूछूंगा भाई अटेम्प्ट क्या है। नाम तो मेरे को वैसे याद हो ही जाएंगे ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, लेकिन अटेम्प्ट के बारे में उस टाइम पे अपन बात करेंगे, अटेम्प्ट और थोड़ा सा पंचायती डिस्कशन भी, मतलब क्या भाई कैसे पढ़ाई, क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस दिन जूम मीटिंग का रहेगा उस दिन तो भाई एक दूसरों को देख के, सुबह सुबह आपकी शक्ल देख के मजा आएगा मालिक, वो उसका मजा ही अलग रहेगा। नेवरदलेस ओके, कंटेंट है तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट फ्रीज कर देते हैं। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अपना सिलेबस, अपने को बुक का रेफरेंस क्या करना है। ओके, नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड द सिलेबस। ओके, तो अभी आते हैं सेकंड पॉइंट में। तो पहला पॉइंट सबने बोल दिया सर मेरे को बुक क्या रिफर करनी है या कंटेंट क्या रिफर करना है, ठीक है, ये फ्रीज कर देते हैं। सेकंड सिलेबस, लेकिन सिलेबस करने के पहले मैं आपको बता दूं, ओके सर मेरा टीचिंग मॉडल कैसा है। टीचिंग मॉडल कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट के मल्टीपल एग्जांपल समझाता हूं। यानी अपन सबसे पहले जो कंटेंट है, बैरेक क्या बोल रहा है, बैरेक के बारे में क्या डिस्कस किया जा रहा है, वो सारा मैं अपडेट कर देता हूं। उसके बाद उसके क्रक्स को समझाता हूं, और उसके क्रक्स के बाद उसके एग्जांपल्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं मालिक। तो अल्टीमेटली व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ लॉ, फर्स्ट विल डिस्कस ए कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड देन विल डिस्कस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अबाउट द लॉ। What I require from you is basically and where I interact with law, मतलब मेरे को लॉ में मजा किधर आता है, या लॉ में मैं बोलूं ना, मतलब why I will be able to enjoy, मतलब देखिए इट लाइव बैच लेने का, अदरवाइज देयर वाज, ठीक है लाइव का एक अपना पॉइंट ही है, पर भाई रिकॉर्डेड सेशन भी अपने चलते हैं, लेकिन लाइव में सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि इंटरेक्शन होता है। तो व्हेन आई स्टार्ट द कंटेंट आई विल डेफिनेटली रिक्वायर इंटरेक्शन फ्रॉम यू एंड आई विल डेफिनेटली रिक्वायर एन आंसर्स फ्रॉम यू। तो ऐसा हो सकता है कि, इसलिए मैंने क्या बोला, 2 से 3 लेक्चर तक आराम से जाइए, बिकॉज आप हैंडी होइए ये सिस्टम पे। उसके बाद है ना, मेरे को आप थोड़े से अडेप्ट हो जाओगे ना, उसके बाद फटाफट आपका आ जाएगा भाई, कंटेंट को डिस्कस किया, ओके यू मे नीड टू रिस्पॉन्ड, ओके जैसे ही आप रिस्पॉन्ड करोगे मेरे को आंसर मिलेगा, और उसके बाद अपन इंटरेक्शन चालू करेंगे। हो सकता है देयर मे बी ए चांसेस दैट 8 to 10 सेकंड, 5 to 10 सेकंड्स का लैगिंग हो, लैगिंग मतलब आप कुछ बोल रहे हो और मेरे आगे है, पर वो ठीक है, दैट इज मैनेजेबल, मतलब नॉट ए मेजर डील, बहुत बड़ा डील नहीं है मालिक वो। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, whenever we start a content, our interaction matters a lot, interaction matters a lot। जब फेस टू फेस क्लास होती है ना मालिक, ओके मेरे ख्याल से बहुत जन मतलब जो मेरे से ऑल टुगेदर इंटर में या आईपीसी में पढ़े होंगे, उनको आइडिया होगा मालिक कि भाई फेस टू फेस क्लास में इंटरेक्शन, अपने को वो रिपीटेशन, अपने को जो क्वेश्चन आंसर जो देने का पॉइंट है ना, वो जबरदस्त मजा आता है। दैट इज वेयर आई विल एंजॉय एंड आई विल एंश्योर दैट बॉस यू एंड मी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, देन अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडिंग और गिविंग ए नॉलेज कम्स इनटू पिक्चर। So मालिक भारत माता की जय, मेक श्योर यू आर इनटू इंटरेक्शन मोड ड्यूरिंग दिस ऑल लेक्चर। ओके, तो अब इस केस में कैसा होगा, कंटेंट कैसा होगा, क्या होगा, ओके उसका पहले डिस्कशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ आवर सिलेबस। तो राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग ए स्ट्रक्चर ऑफ आवर सिलेबस। ओके, जो अपना सिलेबस का स्ट्रक्चर है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, चैप्टर्स कितने हैं, कंटेंट कितना है, कैसे पढ़ना है, आराम से, बिकॉज यही सिनारियो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मालिक। एवरीबडी हियर, एवरीबडी हियर, everybody here। okay, first of all before discussing, अपना रोज 7:30 चालू होगा, एक 6 to 7, कौन आवाज कर रहा है, 6 बजे, 6 से 6 to 7 डेज अप्रोक्सीमेटली अपन 7:30 को ही चालू करेंगे। ओके, थोड़ा सा मेरे को वीकनेस से ओवरकम करने दीजिए मालिक। ओके, क्योंकि मैंने कल नोट किया था थोड़ा सा कि वीकनेस आ रहा है, तो एक थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए मैं एनर्जी को भी थोड़ा कंजर्व कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी को, बिकॉज ऑफ 100% कोविड री इन्फेक्ट होने के बाद जो मल्टीपल टैबलेट्स गई है, एंटीबायोटिक्स एंड अदर थिंग्स, इट डज हैव ए मेजर इंपैक्ट मालिक। तो मतलब वो चीज कितना इंपैक्टेड है कैसे बताऊं मैं आपको, लेकिन ठीक है, 6 से 7 दिन दीजिए जिसमें मैं एनर्जी कंजर्व करके अपने आप को तोड़ प्रेजेंट कर सकूं मालिक। बट बिफोर दैट, मतलब वो कॉन्सेप्ट से मैं जो डिस्कस कर रहा था कि 7:30 to 9 तक अपन लेक्चर लेंगे, 9 बजे अपन ब्रेक ले लेंगे एक 15 मिनट का। ओके, 9:15 9:30 के बीच में वापस अपन स्ट्रीमिंग चालू कर लेंगे, 9:15 को चालू कर लेंगे, और एक 9:30 से 10:30 1 घंटे का और एक रहेगा, यानी दिस इज हाउ इट विल बी देयर। मतलब अभी हाल फिलहाल 2.5 आवर्स का लेक्चर है, उसको 3 घंटे का अपन करेंगे 6 से 7 दिन के बाद। ओके, 6 to 7 डेज के बाद।
Okay. When I'm discussing with the content of this particular law, कितना syllabus है, कितना volume है, कौन से chapter कितने weightage के है, this particular slide or this particular part will be very important for you now. तो please understand the scope of CA final paper 4 law. तो अभी अपन देख रहे हैं, स्कोप देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए सीए फाइनल का पेपर 4, सीए फाइनल का पेपर 4 और थोड़ा सा है ना मतलब कुछ टाइम के लिए मेरी राइटिंग को थोड़ा सा बख्श देना मालिक। राइटिंग को इसलिए बख्श देना बोल रहा हूं मालिक क्योंकि क्या है, सीन ऐसा है कि अभी तक वो थोड़े हाथ थरथर कांप रहे। थरथर का आई डोंट नो व्हाट इज टोल्ड टू थरथर एट योर एंड, क्या बोलते हैं थर 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 थर, ऐसा 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 होता है ना इंग्लिश में। आई डोंट नो, आई मतलब इंग्लिश में मालूम नहीं वर्ड क्या बोलते हैं उसको, लेकिन ऐसे थरथर कांप रहे। इसकी वजह से थोड़ा सा लिखने में, राइटिंग में थोड़ा प्लस माइनस होगा। तो सीए फाइनल पेपर 4 विच इज अबाउट लॉ, ओके, please understand our syllabus will be divided into 3 parts, 3 portions. One will be company law malik, one will be security law which I discussed with you, securities law, and one will be economic law. Whether you are required to write or not, matlab should we have a book and we should write, my suggestion will be answer is yes. 100% you should have a full scope book. एक full scope book होना चाहिए आपके सामने, मेरा लेक्चर चलना चाहिए और ये कंटेंट आपने लिखना चाहिए। ओके, ये होना ही चाहिए। आज आपके पास नहीं है तो ठीक है, इट इज द फर्स्ट डे, ओके, बट डेफिनेटली ओके फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स यू जस्ट एंश्योर दैट यू हैव ए फुल स्कोप बुक। ओके, 200 पेज की बुक बना के रख लीजिए। ओके, ये सारा का सारा आप कंटेंट लिखते जाइए। नो डाउट 100%। ओके, जो शीट मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं ये शीट आपके साथ शेयर की जाएगी वंस द चैप्टर इज ओवर। ऑलमोस्ट एवरी डे पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन पूरा चैप्टर ओवर होने के बाद एक शीट जो बन जाती है पूरी, जो मैंने बनाई हुई है, चार्ट बनाए हुए हैं, पॉइंट्स बनाए हुआ है, रिवाइज करने के लिए जो काम आएगी, एग्जांपल्स याद करने के लिए काम आएगी, 100% इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको इवन जो बैकअप लेक्चर्स मिलने वाले हैं उसी के ड्राइव पे शेयर की जाएगी। शीट सारी की सारी शेयर की जाएगी आपके साथ मालिक। नॉट ए बिग डील एट ऑल, नॉट ए बिग डील एट ऑल। ओके, शीट्स इज नॉट ए बिग डील एट ऑल। पॉइंट इज दैट शीट शेयर करना और उसकी वजह से अपने अंदर आलस लाना। देखो प्रॉब्लम यह है कि आप है ना वर्चुअली कनेक्टेड हो अभी मुझसे, ओके, फिजिकली कनेक्टेड नहीं। फिजिकली कनेक्टेड रहना, मां कसम साला सामने क्या कांड कर सकते हैं अपन आपको बता नहीं सकता मैं। मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूं भाई लिख रहे भाई यार झंपे क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, ये सब हो सकता है मालिक, बट वर्चुअली में मेरे को मालूम ही नहीं। हो सकता है इधर कोई मॉर्निंग में उठा होगा, लेक्चर ऐसे लगाया होगा, ये मोबाइल लगाया होगा और माँ कसम ऐसा पलंग पे लेटे लेटे भाई कांड है भाई कड़क है भाई ऐसा दिख रहा होगा, माँ कसम। मतलब ये भी हो सकता है, दिस कैन बी ए पॉसिबल एंड आई कैन डेफिनेटली एज्यूम। मतलब अपने बैच में ऐसे नाम में से कुछ कुछ जन को तो पहचान, तो अभी नाम में से अपने को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कौन इसमें से ऐसे कांड का निकलता है जो एकदम जिंदगी जी रहा है अपनी। बोल रहा भाई जाने दो भाई, जो होने वाला व्हाट एवर इट विल हैपन हैपन भाई, अपने को क्या अपना भाई जिंदगी ऐश करना छोड़ना नहीं चाहिए अपन ने। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मेक श्योर व्हाट आई वांट, इट इज अ मैटर ऑफ, मां कसम बोल रहा हूं, इट इज अ मैटर ऑफ 40 डेज यार, इट इज अ मैटर ऑफ 40 डेज। आई एम टेलिंग यू 40 डेज, 40 दिन अगर तुमने बहुत अच्छी तरीके से दे दिया, और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, पहला चीज ओके लिखने का हैबिट बना लो, ताकि क्या होगा आपको लीगल लैंग्वेज लिखना, ओके लॉ के लैंग्वेज को यूज करना सब आ जाएगा मालिक यार। 40 दिन की बात है यार, 40 दिन के एफर्ट्स है यार तुम्हारे, उससे ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगने वाले मालिक यार। तो 40 दिन के एफर्ट्स अच्छे से कर लीजिए मालिक। तो भाई यार अपनी हैबिट बना लीजिए कि बुक रहे आपके सामने, भले ये शीट शेयर होने वाली है, तो जब शेयर होगी ना कुछ मिस हो गया आपसे वो उसमें लिख देना, लेकिन रोज का हैबिट बना लीजिए कि बस यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर राइटिंग। ओके, जब भी मैं कंटेंट कुछ अपडेट कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा हैबिट रखिए लिखने का मालिक। ओके, और 2-3 चीजें, द पर्सन हु नोज मी, मतलब जो जानते हैं तो उनको मालूम है मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी स्लैंग है। द पीपल हु डज नॉट नो मी, मतलब एज सच डज नॉट नो मी, मतलब ऐसा अमित आतर ऐसे जानते ही होंगे, लेकिन टीचिंग एंड अदर थिंग्स आई एम जस्ट मेकिंग यू क्लियर माई लैंग्वेज इज लैंग, मतलब स्लैंग, लैंग नहीं स्लैंग, स्लैंग स्लैंग है, स्लैंग सर, स्लैंग। ओके, तो भाई यार इस स्लैंग के गिरिराज का तो स्माइली का आ गया भाई, मतलब 100% अपने को समझ में आ गया भाई कौन सो के देख रहा है, कौन सो के देख रहा है, ये क्लियर आ गया। पहला नाम हमें मिल गया, गिरिराज भाई की जय हो, गिरिराज भाई की जय हो।
ओके तो भाई मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी स्लैंग है। ओके इसका मतलब सर स्लैंग मतलब क्या? स्लैंग मतलब एब्यूसिव नहीं है मालिक, मैं गाली गलौज नहीं देता, लेकिन स्लैंग है, प्रोफेशनल नहीं है, इट इज नॉट बिट प्रोफेशनल। हाँ भाई मालिक आई एम मतलब इफ यू मतलब इफ आई वांट टू इंट्रोड्यूस अमित तातेड़ फ्रॉम एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आई विल बी डेफिनेटली इंट्रोड्यूसिंग लाइक दिस: आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, आई एम ए सीसा, आई एम ए डीसा, सीसम, बीसीसीपी, एमबीए। Okay, so much. मतलब altogether 8 qualifications are there against my name. तो to be a professional qualification और educational background, आपको ऐसा लगेगा माँ कसम यार कितना पढ़ा हुआ, लेकिन माँ कसम लैंग्वेज की लग गई भाई, इसकी लैंग्वेज की हर तरह से लगी हुई है। इसीलिए when I am discussing, तो my language may have words माँ कसम, तोड़ means what sir? तोड़ means मतलब जबरदस्त, एकदम बेस्ट। तो जैसे मैं बोलूंगा तोड़ हो जाएगा मालिक, तोड़ हो जाएगा मतलब एकदम जबरदस्त हो जाएगा, एकदम कांड हो जाएगा। नाउ व्हेन से कांड मतलब मां कसम, कांड मतलब ऐसा कांड हो जाएगा भाई, कांड हो जाएगा, जिंदगी में कांड होते ही रहते हैं, तो कांड हो जाएगा भाई। तो कांड का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको ये बता दूं, व्हेन यू एम डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, ये सारी चीजें हो जाती है मालिक। तो मां कसम, तोड़, इसके अलावा कड़क, ऐसे वर्डिंग्स आते रहते हैं मालिक। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस दिस। ओके लास्ट 25 मिनट्स अपन रिकॉर्डिंग चालू किए हैं, 25 मिनट्स हो गए रिकॉर्डिंग को। इन 25 मिनट्स आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स मालिक 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 मालिक। नाउ टू whom I am communicating मालिक मालिक मालिक, समझ में आ रहा है? This is what I will be using frequently. Malik, did you understood? Malik, what is the answer for this? Now who is this Malik? Malik is you. यू आर स्टूडेंट, डेफिनेटली मैं एक एक नाम लेके बुलाऊंगा भी, लेकिन जब मैं ऐसे मालिक मालिक बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको ही इंटरेक्ट कर रहा हूं। आप अपने घर पे बैठ के ढूंढना मत, मां कसम साला सर किसको बोल रहे मालिक, अरे यार, अरे साईं बाबा मालिक, साईं बाबा, अरे गणपति बाबा मालिक, अरे ऐसा नहीं भाई। ओके मैं इंटरेक्ट आपसे कर रहा हूं, मेरे लिए मतलब ऐसा मालिक मतलब मेरे लिए मालिक मतलब स्टूडेंट है मेरा। तो whenever I interact with student, I always use the word मालिक। समझ में आया? तो याद रखो, whenever I am interacting with you, I will be using the word मालिक। ओके तोड़, मां कसम, इवन आई समटाइम आई मे यूज द वर्ड झंपिया ढंपिया। अभी झंपिया क्या मतलब, सपोज समबडी हैज गिवन ए रॉन्ग आंसर, आई मे यूज द वर्ड झंपिया, क्या मजाक कर रहा है यार, ये आंसर थोड़ा होना चाहिए, झंपिया क्या मजाक कर रहा है। तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झंपिया मतलब ओके यार प्यार से मैं मतलब ऐसे बोलता हूँ यार, मेरी बेटी को भी मतलब माई डॉटर हु इज 10 year old नाउ, ओके रितिका, ओके उसको भी मैं झंपिया बोलता हूँ। मैं रितिका उसका नाम कभी बहुत रेयरली लेता हूँ, रितिका झंपी इधर आ, झंपी जिधर आ। ओके झंपी मतलब प्यार से एक बोलने का कॉन्सेप्ट है मालिक। तो प्लीज एवरीवन मतलब सबके नाम लेके मैं धीरे धीरे बाद में बोलूंगा। ओके एवरीवन डोंट गेट ऑफेंडेड, देयर इज नथिंग टू ऑफेंडेड। क्योंकि मैं अगर बोल रहा हूँ तू समझ, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या, तेरे को ऐसा नहीं कर रहा क्या, इसका मतलब ये मत समझना कि सर इज्जत नहीं दे रहे यार, कैसे सर है इज्जत, अरे इज्जत बहुत है भाई, भगवान आदमी है तू मेरे लिए, भगवान है तू मेरे लिए, भगवान मालिक बोल रहा हूं, भगवान है तू मेरे लिए, तो इज्जत देता हूं। लेकिन क्या है भाई यार, मैं मतलब जो लाइफस्टाइल में बड़ा हूं, जैसे जैसे भाई ऐसा है, मेरे पापा मम्मी बहुत सही है, बहुत सही है उनसे मतलब एक मतलब तू ता तो निकलता भी नहीं है। अपन मतलब जिस लाइफस्टाइल में मतलब अपनी दोस्ती यारी में जो पले बड़े हैं, दोस्ती यारी जैसी है, उसकी वजह से ये शब्दों का प्रयोग हो जाता है मालिक। तो जस्ट मेक श्योर दैट डोंट गेट ऑफेंडेड एट एनी टाइम। अगर मैं बोलता हूँ झंपिया ढंपिया, अरे तेरे को तू यार क्या मजाक कर रहा है ऐसा वैसा, तो ऑफेंडेड नहीं होने का मालिक। ओके तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके तो सबसे पहले अपने पास सी फाइनल में 3 पार्ट रहेंगे मालिक। ओके वन इज कंपनी लॉ, सेकंड इज सिक्योरिटी लॉ, थर्ड इज इकोनॉमिक लॉ। कंपनी लॉ अपने लिए 60 मार्क का पोर्शन रहेगा, सिक्योरिटी लॉ 10 मार्क का पोर्शन रहेगा, इकोनॉमिक लॉ 30 मार्क का पोर्शन रहेगा। इस तरह से ये पोर्शन डिवाइडेड है, लेकिन मतलब 100 मार्क्स इस तरह से होते हैं मालिक। लेकिन मैं आपको बता दूं 116 120 मार्क का पेपर आ जाता है। तो डेफिनेटली ये जो 60 10 और 30 ओके मल्टीपल ऑप्शंस में आ जाते हैं, बट यू हैव ए डिफरेंट सेट ऑफ पेपर एज सच। ओके इवन वी हैव ए एमसीक्यू ऑप्शन, सो एमसीक्यू अपने पास 30 मार्क का रहेगा। ओके वो कैसे आएगा क्या आएगा वो डिस्कशन अपन थोड़ा सा लेट में करेंगे, क्योंकि अपने को सिलेबस नहीं मालूम, स्ट्रक्चर नहीं मालूम, तो उसके ऊपर डिस्कशन अभी करके फायदा नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कंटेंट। ओके इसके भाई यार सर इस जो 3 लॉ आप बता रहे हो, ये तीनों लॉ में कौन से चैप्टर है या कंटेंट क्या है, तो लेट डिस्कस विद कंटेंट मालिक। सबसे पहला ओके मेरे को बताइए इंटर में, आई वांट एन आंसर फ्रॉम दिस। ओके आई विल बी वेटिंग फॉर दिस। तो जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा वेटिंग टाइम रहेगा, बिकॉज जैसे कुछ के आंसर्स आएंगे तो उसके हिसाब से मैं रिस्पॉन्ड करते जाऊंगा कुछ कुछ। तो मेरे ख्याल से आई डू थिंक्स इंटर में भी आपने लॉ का पेपर पढ़ा,
इवन फाउंडेशन में भी लॉ का पेपर था, लेकिन फाउंडेशन में कंपनी लॉ मेरे ख्याल से रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ओके, फाउंडेशन में सीपीटी था तभी कंपनी लॉ करके कॉन्सेप्ट नहीं था। तो कंपनी लॉ है, आपने तभी पढ़ा, इंटर में भी कंपनी लॉ पढ़ा, सीए फाइनल में भी कंपनी लॉ है। एज सच तीनों कंपनी लॉ, या मैं एकदम बेसिकली बोलूं तो इंटर का कंपनी लॉ और फाइनल के कंपनी लॉ में डिफरेंस क्या है? ओके, व्हाट एग्जैक्टली ए डिफरेंस इन इंटर कंपनी लॉ सिलेबस एंड फाइनल कंपनी लॉ सिलेबस? तो ये डिफरेंस अपने को समझना जरूरी है मालिक। व्हाट इज एग्जैक्टली ए डिफरेंस? एनीबडी यू कैन टेल मी आउट व्हाट इज द डिफरेंस मालिक? क्योंकि ये डिफरेंस अगर अपन समझे, एनीबडी, एक जस्ट एक हाथ लाइन में, बहुत लंबा टाइप करते मत बैठना, I don't require a lamba typing. Okay, anybody who can tell me what exactly a difference as such, only with a wording, Malik. I don't require major content as such. Only with the wording. What exactly is what required, Malik? किसी का कुछ भी वन लाइन आंसर। इंटर और फाइनल में डिफरेंस क्या होगा? अभी मतलब कोई ज्ञानी मेरे को चाहिए, एकदम तोड़ ज्ञानी पर्सन चाहिए भाई। गिरिराज, तूने कपिल शर्मा का शो छोड़ा मेरे लिए, जबरदस्त, धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। तो भाई यार क्या लगता है अपने को, क्या डिफरेंस रहना चाहिए इंटर और फाइनल के कंसेप्ट में? व्हेन आई एम डिस्कसिंग यार, इंटर में भी कंपनी लॉ था, फाइनल में भी कंपनी लॉ था, एग्जैक्टली व्हाट मेक्स ए डिफरेंस एज सच? व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन कंपनी लॉ एज सच? बिकॉज दैट्स हाउ द डिसीजन कम्स कि भाई यार करना क्या है अपने सिलेबस में। अनलेस अनटिल वो जब तक बताओगे नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा? एंड मैं बता दूं यहाँ पर यार, चैप्टर की गिनती बहुत ज्यादा है भाई, टोटल 12 चैप्टर है कंपनी लॉ करते करते। ओके भाई, अपने हालत खराब हो जाती है भाई। ओके तो भाई यार मोर केस स्टडी। ओके ठीक है गिरिराज, मोर केस स्टडी, सेक्शन ज्यादा हो गए, राघव जी बोले सेक्शन ज्यादा हो गए भाई। ओके सेक्शन ज्यादा हो गए, मोर केस स्टडी। गिरिराज मोर केस स्टडी मतलब इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से सिलेबस सेम है? इसका मतलब जो बोल रहा है एक सेक्शन ज्यादा हो गया मतलब सिलेबस का कॉन्सेप्ट सेम है। ओके यार, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन मेरा वैसे ही जा रहा है। ओके क्योंकि आपने बोला भाई यार मोर एम्फसाइज होगा, तो इंटरप्रिटेशन अबाउट तो ये रहेगा। डेप्थ ऑफ कंटेंट, साहिल का कॉन्सेप्ट आया, डेप्थ ऑफ कंटेंट है सर। ओके डेप्थ ऑफ कंटेंट, वर्डिंग्स में आ रहे हो। इन शॉर्ट मेरे को जो आंसर मिले, ओके नंबर ऑफ सेक्शंस कवर्ड, एडवांस लेवल स्ट्रक्चर पार्ट, वंदना जी बोल रही है एडवांस लेवल स्ट्रक्चर पार्ट है, कीर्तन बोल रहा है नंबर ऑफ सेक्शंस कवर्ड है, ठीक है, बट एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट करना है। ओके एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ सेक्शंस कवर्ड, ऊपर लेके जाए एक बार, थोड़ा सा वो मेरा मिस हो गया ऊपर एक, हाँ ठीक है, नीचे आ जा, ठीक है, ये भी एडवांस लेवल। सर आईपीसी में कंपनी लॉ अप टू सेक्शन 130 था और फाइनल में सेक्शन ज्यादा कवर हो गया। ऋषभ कोठारी जी ने भाई कड़क ना, मतलब एकदम डायरेक्टली बोल दिया, बोले माँ कसम कांडी खत्म करो, 130 तक सेक्शन अपन ने उधर पढ़े, 130 से ज्यादा इधर आने वाले। अरे माँ कसम, मतलब जबरदस्त है, मतलब अल्टीमेटली देखो ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त था। मतलब सर इतने सेक्शन इधर पढ़े, इतने इधर पढ़ने वाले हैं, इससे ज्यादा ये है, जो सेक्शन इंटर में नहीं थे वो फाइनल में कवर हो गए। भाई यार ये ऋग्वेद का आंसर रहा, जो इंटर में नहीं है वो फाइनल में है। और मतलब दिस इज वेयर अपने बचपन के डेफिनेशन आते हैं, मालूम है क्या? मतलब द बेस्ट डेफिनेशन। ओके व्हाट इज एग्जांपल, व्हाट इज सी, द थिंग्स व्हिच इज नॉट ए सी। ओके और मतलब इस तरह से अपन डेफिनेशन नहीं करते क्या? भाई यार जबरदस्त था। इंटर का कंपनी लॉ वाज लिमिटेड, फाइनल में पूरा कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल। जगत बोल रहा है, जगत जी इंटर में कंपनी लॉ वाज लिमिटेड, फाइनल में पूरा कंपनी लॉ है, ठीक है, मोटा मोटी आंसर मिला, लेकिन मेन कंटेंट पे कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आई अंडरस्टूड, आई एग्री, आई डोंट डिबेट विद दिस कि सर इंटर में सेक्शन बहुत कम थे। ओके तभी एक दो पॉइंट मिले हैं। इंटर में पूरा फॉर्मेशन के बारे में था, फाइनल में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। वंदना जी मोर जबरदस्त, वंदना जी गेटिंग ए गुड आंसर मैन। मयूरेश बोल रहा है इंटर डेफिनेशन बेस्ड था, फाइनल इंटर रिलेशन बेस्ड डेफिनेशन है, नहीं है, ठीक है। मोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पार्ट एंड ऑल, संकित ओके मैन, तो काफी है। वंदना जी योर आंसर इज मोर रिलेटेड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबडी, ओके एवरीबडी प्लीज अंडरस्टैंड नाउ। ओके काफी इसमें आंसर मिल गए, बहुत सारे आंसर मिल गए। मेरे को एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझानी है, आपने जब इंटर में कंपनी लॉ पढ़ा या फाउंडेशन में जो कंपनी लॉ पढ़े होंगे, ओके वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट वाज दैट कंपनी लॉ वाज रिलेटेड टू फॉर्मेशन, that company law was related to how to form a company। आपने कंपनी बना दी,
शेयर होल्डर्स बना दिए, शेयर होल्डर्स आ गए, एमओए बन गया, एओए बन गया। एओए कैसे बनाते, एमओए कैसे बनाते, एमओए का कंटेंट क्या होता है, एओए एमओए एओए पता है कि नहीं, महाकसम नहीं तो वो भी नहीं आ रहा होगा अपने को, ठीक है। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ओके, ये बनाते कैसे, इसका कंटेंट क्या होता है, ओके, इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, इनके लिए क्या मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ये सब डिस्कशन यू डिड इन इंटरनल इंटर सिलेबस, इंटरमीडिएट सिलेबस। सीए फाइनल सिलेबस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट 100%। ओके, जो किसी ने भाई 2-3 जन ने आंसर दिया कि सर वो आगे वाले सेक्शन है, 100% आगे वाले सेक्शन ही रहेंगे ना यार, पुराने सेक्शन नहीं है उसमें, 100% वो क्लियर है। ओके, दैट योर सेक्शन एप्लीकेबल इज वन फ्रॉम 149, ओके 148 तक, ओके 130 तक आपने वहां पर कवर किए सर, इनिशियल लेवल पे कवर किए इंटर में। उसके बाद उसके आगे के सेक्शन रिलेटेड टू ऑडिट है, तो आपको ऑडिट के सिलेबस में आपको आगे के बीच के 148 तक के सेक्शन मिल जाएंगे। लॉ के सिलेबस में वी हैव स्टार्टिंग सेक्शन इज 149 सेक्शन से चालू होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेक्शन में क्या होता है देखिए, कंपनी बन गई, कंपनी बनाने वाले शेयर होल्डर्स है, 100% शेयर होल्डर्स है, और शेयर होल्डर को ये कंपनी चलानी है, लेकिन शेयर होल्डर की तादाद या नंबर्स इतने सारे होते हैं कि सबका एक ओपिनियन मिलना या सबको एक जगह पहुंचाना या सब जगह का एक डिसीजन लेना इज ए बिग चैलेंज। और इतने सारे जन, अभी अगर शेयर होल्डर भी देखोगे तो शेयर होल्डर एग्जांपल, अगर आप भी शेयर होल्डर हो सकते हो मालिक, इफ यू आर ए शेयर होल्डर, तो तुम तो ऑलरेडी सीए की, अभी सुबह सुबह सीए फाइनल का लॉ का लेक्चर देख रहा है, तो कहां से कंपनी मैनेज करेगा। तो इसीलिए तूने कंपनी बना दी, तूने कंपनी का काम क्या है वो कर दिया, तूने कंपनी के रजिस्ट्रेशन सब प्रोसेस कर दिए, लेकिन कंपनी चलाने के लिए तुझे लोग चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पस आई डू थिंक यू आर अवेयर अबाउट द वर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर्स। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, यू गिवन ए बर्थ टू द कंपनी, यू हैव गिवन ए बर्थ टू द कंपनी। हो सकता है इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो भाई, अपन इंग्लिश में कांड है, अपना इंग्लिश मां कसम अलग ही लेवल का है भाई, ओके, माय इंग्लिश इज ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। तो अगर किसी को समझ में नहीं आए, समबडी डज नॉट अंडरस्टैंड माय इंग्लिश, डोंट वरी, दिस इज समथिंग वेरी, मतलब इट इज, डोंट वरी, डोंट फील निग्लेक्टेड, मतलब डोंट फील ऐसा कि अरे यार मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही है, तेरे को इंग्लिश नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है। माय इंग्लिश इज वेरी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इट्स वेरी तोड़ इंग्लिश, सुपर इंग्लिश। तो ऐसा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कभी प्लस माइनस हो जाए मालिक, ओके, डोंट ये है, पर मैं ट्राई करूंगा मेरा इंटेंशन बताने की, दैट इन इंटर, ओके, यू हैव गिवन ए बर्थ टू द कंपनी, okay, you in inter you have formatted a company, but how to run a company, okay, will be understood in a final। तो सर खाली कंपनी रन करना ही सीए फाइनल में आएगा क्या, आंसर इज नो। कंपनी रन करना, कंपनी में कुछ इश्यूज आए तो हाउ टू सॉर्ट आउट, कंपनी के इश्यूज को सॉर्ट आउट कैसे करना, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आई तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना, एंड अल्टीमेटली ओके कंपनी बंद कैसे हो सकती है, कंपनी चली कैसे जाएगी। देखो हर इंसान में 3 चीजें होती है, ओके, जन्म होता है, जिंदगी जीता है, और जाता है, जाता मतलब चला जाता है दुनिया छोड़कर, यही कॉन्सेप्ट है। आपने जन्म का कॉन्सेप्ट इंटर में पढ़ लिया, अभी वो जिंदगी जिएगा कैसे ये आप फाइनल में पढ़ोगे, और वो जाएगा कैसे यानी उसका एंड कैसे होगा ये भी फाइनल में आएगा। यानी आपको ये समझना है, ओके, हाउ टू लिव यू विल बी स्टडिंग इन सीए फाइनल, एंड हाउ दिस साइकिल विल एंड, दिस विल बी स्टडीड इन सीए फाइनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्रक्स कॉन्सेप्ट, यानी आपको समझना है यहां पर कोई भी क्वेश्चन फॉर्मेशन के रिलेटेड नहीं आएगा, यहां पर कोई डिस्कशन, ओके, पहले वाले जो आपके शेयर होल्डर कैसे है, एमओए कैसे था, एमओए का कंटेंट क्या था, एओए का कंटेंट क्या था, अरे वो सब बेसिक आंसर थे यार आपके। और एक किसी ने ये बोला हुआ था, जैसे मेरे ख्याल से मयूरेश का था ये, मयूरेश ही रहेगा मेरे ख्याल से ऊपर, जो इंटर में था ना, इट वाज प्योरली डेफिनेशन बेस्ड, मतलब इट वाज मीन डायरेक्टली कंटेंट, अरे पढ़ो याद रखो आंसर लिखो। फाइनल इज नॉट दिस लाइक ये ऐसा नहीं है फाइनल मालिक, फाइनल इज मोर ऑफ इंटर रिलेटेड थिंग्स, ये सेक्शन दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होगा, ये सेक्शन किसी के साथ इंटर रिलेटेड होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है, कंपनी कौन चलाएगा, कंपनी चलाएगा कौन, ओके, कंपनी शेयर होल्डर चला सकते हैं क्या, आंसर इज नो। सर क्यों नहीं चला सकते, सर शेयर होल्डर ही चलाने चाहिए कंपनी, अरे भाई शेयर होल्डर इन्वेस्टर होते हैं, उनका खुद का अपना एक काम होता है और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, पैसा एक पर्टिकुलर विजन की वजह से इन्वेस्ट किया है, दे वांट समबडी टू रन द कंपनी, एंड हु इज दैट समबडी, दैट इज डायरेक्टर, दैट इज डायरेक्टर। एवरीबडी पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कंपनी चलाने के लिए अपन को कौन चाहिए, डायरेक्टर। फर्स्ट 3 चैप्टर्स इज ए मेन चैप्टर और मेन क्रक्स ऑफ कंपनी लॉ। फर्स्ट 3 चैप्टर विल बी टेकिंग ए मैक्सिमम टाइम आवर्स, अपना जो मैक्सिमम टाइम जाएगा वो पहले 3 चैप्टर में जाएगा, एंड दैट ऑल 3 चैप्टर इज अबाउट डायरेक्टर्स।
उसमें क्या क्या है, अभी फर्स्ट 3 चैप्टर्स में क्या है। पहले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, हाउ विल डू द अपॉइंटमेंट, हाउ विल डू द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड हाउ वी कैन टर्मिनेट द डायरेक्टर्स, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। अब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स चैप्टर के नेम में नहीं आएगा, लेकिन उसका कंटेंट बता रहा हूं, तो आप विजन तैयार कर लीजिए। यानी आज ब्रेक के बाद जो पहला चैप्टर चालू होगा, इसमें अपन जो स्टार्ट करेंगे, इट विल बी मोर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। Okay, so first chapter which goes very clearly, that is called appointment and qualifications of director, appointment and qualifications of director, क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर। ओके, तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो, शेयर होल्डर के बारे में मेरा डिस्कशन नहीं जाएगा यहाँ पर। शेयर होल्डर कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये सब आपने कहां पर डिस्कस किया, शेयर कंपनी का फॉर्मेशन, शेयर होल्डर कितने, ये सब डिस्कशन वी हैव डन इन इंटरमीडिएट। इन फाइनल वी आर नॉट डूइंग एनी डिस्कशन ऑन शेयर होल्डर, इन फाइनल वी आर डूइंग द डिस्कशन ऑन डायरेक्टर्स। ओके, डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन होगा कैसे होगा, डायरेक्टर कितने होंगे, कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, मैकेनिज्म क्या है, उनका टेन्योर क्या है, ओके, वो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे, ये एक एक चीज बारीकी से अपने को ध्यान रखना होगा। मेक श्योर ये पहला कॉन्सेप्ट। तो चैप्टर 1 इज अबाउट अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। वापस बोल रहा हूं, सारे चैप्टर एटलीस्ट स्टार्टिंग के पॉइंट से रटने की, मैं वापस बोल रहा हूं, देखो कॉन्सेप्ट समझने के बाद यू जस्ट नीड टू रटोफाई, बात खत्म, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू रिप्रोड्यूस द कंटेंट फ्रॉम योर मॉड्यूल इन एग्जामिनेशन। अपने बैच का टारगेट क्या है सर, 40 दिन के बाद मालिक, 40 दिन के बाद अपने को क्या आना चाहिए, 3 चीजें। 40 दिन के बाद, 40 लेक्चर के बाद, 40 दिन नहीं बोलूंगा, 40 लेक्चर, 40 दिन मत पकड़ना, 40 लेक्चर, मां कसम दिन लिया तो मेरे गले पे तुम लोग साला तलवार रख के आओगे, अबे 40 दिन हो गए बे, 40 दिन, 40 दिन नहीं 40 लेक्चर, बिकॉज संडे थोड़ा सा 1-2-4 संडे ऊपर नीचे जाएगा मेरा ऑफ। 40 लेक्चर के बाद आई टेल यू व्हाट इज द आउटकम एट योर एंड। 3 चीजें, पहला कॉन्सेप्ट सब आने चाहिए, कॉन्सेप्ट मतलब तुमको मालूम पड़ना चाहिए इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, इसका इंटरलिंक कैसे होता है, विच सेक्शन इज इंटरलिंकिंग विच सेक्शन, ये पहला पॉइंट, भारत माता की जय। द सेकेंड पॉइंट, तुमको सेक्शन का पॉइंट लिखना आना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए। एक तो इंटरलिंक मालूम पड़ गया, हाँ भाई सर आंसर देखो, कभी भी है ना कंपनी लॉ के आंसर क्या होंगे, यस या नो ही होने वाले। हाँ भाई ऐसा हो सकता है या नहीं तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है या ऐसा क्यों नहीं हो सकता, व्हाई इट कैन हैपन, व्हाई इट कैन नॉट हैपन, दिस यू शुड अंडरस्टैंड क्लियरली, एंड दैट इज योर सेकेंड टारगेट, reason behind, and third point is to reproduce that content, and third point, reproduce that content. I bet अगर आपने seriously, माँ कसम स्क्वायर, seriously if you did this all 40 lectures करेक्टली थ्रू थरोली, एकदम सही तरह से तुमने ये लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए, लेक्चर्स में कहीं पर भी तुमने गड़बड़ नहीं की, सारे लेक्चर्स बरोबर अटेंड किए, 40वें दिन आपको पूरा कंपनी लॉ 2.5 से 3 घंटे में, 3 घंटे में मैं खत्म करके दूंगा, और दूसरा लॉ 2 घंटे के अंदर, मतलब 5 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस A to Z सेक्शन आपको रिवाइज करके दूंगा। लेकिन द कंडीशन इज ओनली वन, दैट बॉस यू शुड कंप्लीट, मतलब यू, तुमने एकदम अच्छे से इंटरेक्ट करना चाहिए, तुमने हर रोज लेक्चर मिस, मतलब हर रोज लेक्चर मिस नहीं, मतलब हर रोज लेक्चर देखना चाहिए, कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए मालिक। दैट इज, अगर इफ यू प्रॉमिस मी दिस, आई प्रॉमिस यू दैट 3 आउटकम मैंने जो तुमको बताया कि भाई ये मेरा प्रॉमिस है, और ये प्रॉमिस, ये वीडियो तो अपलोड भी करूंगा मैं, तो तुम्हारे पास वीडियो रहने वाला है, तो भाई तुम ये वीडियो लेके 40वें दिन मेरे ऊपर केस ठोक देना, मां कसम, केस मत ठोकना, मतलब बात कर लेना, क्या केस ठोकने की बात कर रहा हूं मैं ये बता रहा हूं यार, तुम सही तरह से लेक्चर अटेंड करो, 3 चीजें तुमको आराम से मिल जाएगी। पहला भाई तुमको भाई कॉन्सेप्ट अच्छे से होगा, दूसरा पॉइंट रिकॉलिंग हो जाएगा, और तीसरा पॉइंट ओके कितने टाइम में रिकॉलिंग होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज 5 घंटे जो मैंने बताया आपको। ये 3 चीजें अगर आप कर लोगे, 3 चीजें आउटकम हो गई भाई, अल्टीमेटली क्या चाहिए फिर बाद में तुमको एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए कितना टाइम लगेगा मालिक। तो फर्स्ट पॉइंट प्लीज बी क्लियर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है मालिक। ओके, द सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किए जाएंगे और उनको निकाला कैसे जा सकता है। सेकंड, वो डायरेक्टर के पास पावर्स क्या होगी, व्हाट आर द पावर्स ऑफ डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर क्या नहीं कर सकते। अब बोलोगे सर डायरेक्टर कंपनी चलाएंगे मतलब वो कैसे चलाएंगे, उनके पास पावर क्या है, कुछ भी कर सकते हैं क्या, अंधाधुंधी कुछ भी काम कर लेंगे क्या। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, अगर मेरे को आपने कोई कंपनी का डायरेक्टर बनाया, ओके, अभी मेरा मन किया कि अपने पास पैसा पड़ा ही है ना, तुम्हारा ही पैसा, तुम शेयर होल्डर हो, तुम्हारा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं अंधाधुंधी पैसे किसी को भी बांट सकता हूं क्या, किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे दूं क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए। एक्ट बोलता है हम इस पे कंट्रोल मैकेनिज्म लाएंगे, एंड दैट इज व्हाट योर सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड मीटिंग ऑफ बोर्ड्स, मीटिंग एंड पावर्स ऑफ बोर्ड, मीटिंग एंड पावर ऑफ बोर्ड।
BOD अपन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं मालिक, किसके लिए लिखते हैं BOD? शॉर्ट फॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो मीटिंग एंड पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज योर नेक्स्ट कंटेंट. ओके, सेकंड पॉइंट. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज हाउ डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड. सेकंड इज व्हाट आर द पावर ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ करना है तो क्या कैसे करना है, ये सब चीज आपको सेकंड चैप्टर में समझाई जाएगी. एंड टेल मी, डू यू थिंक डायरेक्टर विल वर्क फॉर फ्री? Do you think anybody who is working, who is giving his khoon pasina to the company, anybody who is giving his khoon pasina to the company, do you think they will be working for free? Okay, by nothing come for free in this world. So how much can they take any remuneration? Can they take any amount from the company? Answer is no. So how the remuneration is decided? On what basis remuneration will be approved? On what basis remuneration will be calculated? Or what is a total percentage which remuneration can be given? What are the amount which can be given? And that is your third chapter, and that is called managerial remuneration. Managerial remuneration. तो ऑल 3 चैप्टर का लॉजिक समझ में आया एवरीबडी? ओके, एवरीबडी से यस और नो मालिक. एवरीबडी से यस और नो मालिक. मेरे को समझ आओ, 3 चैप्टर का लॉजिक समझ में आया. पहले 3 चैप्टर या, और मैं वापस बता दूं, ये पहले 3 चैप्टर इज मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग फॉर कंपनी लॉ. अगर पहले 3 चैप्टर की बात करें तो अपने लिए अप्रोक्सीमेटली यही अप्रोक्सीमेटली 40 लेक्चर्स में से नहीं बोला ना, तो भी 15 लेक्चर अप्रोक्सीमेटली ये 3 चैप्टर में जाएंगे. ओके वंदना जी, 3 कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए? 3 कॉन्सेप्ट. तो 3 कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं? 3 कॉन्सेप्ट क्या है? 3 कॉन्सेप्ट क्या है मालिक? 3 कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाउ डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड. सेकंड, व्हाट डायरेक्टर कैन डू. एंड थर्ड, हाउ मच दे कैन टेक द मनी. एग्जाम्पल, तू अगर कहीं पर काम करता है तो तेरा अपॉइंटमेंट कैसे होगा. दूसरा, तेरे पावर्स क्या होंगे. और तीसरा, ओके, तेरे को पैसा कितना मिलेगा. मेरे ख्याल से तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया. तीनों कॉन्सेप्ट, मैं नहीं बोल रहा चैप्टर समझ में आया, चैप्टर थोड़ा ना पढ़ा है, स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है बेसिकली. मतलब आई जस्ट वांट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फर्स्ट हाफ लेक्चर. आई एम अगेन टेलिंग यू क्लियर व्हाई आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल. यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड हाउ द स्ट्रक्चर इज गोइंग ऑन. स्ट्रक्चर अगर नहीं मालूम रहेगा ना मालिक, बहुत प्रॉब्लम्स होगी. तो स्ट्रक्चर के लिए, ओके, आई डू थिंक स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मालिक, एक 2 मिनट मालिक, 2 मिनट के लिए मैं, ठीक है, 2 आ गया सर, 2 मिनट आई एम टेकिंग ए ब्रेक. ओके, 2 मिनट आप ये लीजिए. So basically what I was discussing with respect to first 3 chapters is basically with respect to डायरेक्टर कैसे होंगे, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनका पावर्स क्या होगा, उनकी सैलरी क्या होगी. ओके, नाउ माय क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली, सी वी अंडरस्टूड डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर देंगे. ओके, डायरेक्टर को पावर दे देंगे, मैनेजरियल रेम्युनरेशन कितना है परसेंटेज वो दे देंगे, पैसा उनको दे देंगे, सैलरी बोलो या कमीशन बोलो, व्हाटएवर विद थर्ड चैप्टर विल गिव. ओके, वी अंडरस्टूड दिस थिंग मालिक, वी अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ शेयर होल्डर आर डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्टर. शेयर होल्डर आर इन्वेस्टर, ठीक है, दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन अ कंपनी and actually using that funds, applying that funds in business, taking returns, पैसा निकालना, रिटर्न देना और शेयर होल्डर को पैसा देना. This everything is done by directors. Directors are main decision makers and ultimate decision making concept as such come into picture. Now the question comes, what if director does not work well? What if director is कुछ चीजें हमसे छुपा रहा है, डायरेक्टर हमसे कुछ चीजें छुपा रहे हैं, या डायरेक्टर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे शक हो रहा है. तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहता है मालिक? व्हाट आई कैन डू? 100% यू मे डिबेट इट राइट नाउ कि सर वी कैन रिमूव द डायरेक्टर. अरे मालिक ठीक है, वी कैन रिमूव द डायरेक्टर, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इज नॉट एट ऑल ए सॉल्यूशन, बिकॉज वी नीड टू ब्रिंग ए डायरेक्टर टू रन द कंपनी. If we bring a new director as such, okay, don't you think he can also work in that same line where earlier director was working? So what is an exactly option which is available to me? I want this answer from you, Malik.
ओके व्हाट बिकॉज एनीवे आपको खाली मैंने चैप्टर 1 के ही नोट दिए तो आपको ऐसा कुछ मालूम पड़ेगा भी नहीं, तो नोट्स में देख के कुछ फायदा नहीं होगा। आप अपना दिमाग लगाइए, अगर इफ सपोज यू आर ए शेयर होल्डर एंड यू अपॉइंटेड अमित तातेड़ ओके एज ए डायरेक्टर, नाउ मैं जब काम कर रहा हूं हो सकता है ऐसा हो सकता है बेसिकली मैं ट्रांजेक्शन एग्जांपल मिस्टर एक्स की जगह मैं मिस्टर वाई को दे रहा हूं और मिस्टर वाई को देते वक्त ट्रांजेक्शन मैं उससे कमीशन ले रहा हूं। Okay, yeah, example, the transaction which need to be given to some X company, I'm giving a transaction to Y company where my wife is a shareholder or my wife is a director there. And I'm not disclosing anything to you, or I'm not disclosing as per my, as per the restriction, I'm not disclosing anything. So my question comes, in that case, what you will do, Malik? Disqualification of director? नहीं बेटा, मैं वही बोल रहा हूँ कीर्तन, disqualification of director. Audit is something, Vandana, I do think now you should be very clear. वंदना एंड कीर्तन, कीर्तन ने बोला डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर से करके क्या करेगा? मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा लेकिन तू नया रखेगा वो भी ऐसा करेगा, तो तुम डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बाद में करना। मेरा क्वेश्चन ये है कि साला मतलब तुमको मालूम ही नहीं पड़ रहा है, तुमको कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है कर रहा है या नहीं कर रहा है, तुम्हें डाउट है अमित तातेड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुमको ये कंफर्म करवाना है। ऑडिट इज आई जस्ट मेक यू क्लियर वंदना एंड एवरीवन, audit is done for financial statements. See, please understand there is a big difference in audit and company law compliance. Audit मतलब financial statement में ये मैंने लिखा था भाई by sales 8 करोड़, is this 8 करोड़ correct or not? Answer is yes, we have checked. This is what you can do. In audit you cannot question me 8 करोड़ के सेल्स में ये 2 करोड़ सेल्स सस्ता वाला क्यों दिया, 2 करोड़ का सेल्स महंगा क्यों दिया। This is not a question you can do in audit, Malik. Penal provisions, Rishabh ji, penal provisions will not work here. Penal provisions will come only after you are guilty. Unless until you are not guilty, how your penal provision? Duties and rights we have discussed. Sahil, I told you, duties and rights are already given in appointment and qualification. जब अपन appointment qualification देखेंगे और second meetings and powers of board है, duties and वो सब कुछ है। ऋषभ इज ऑल्सो अगेन टेलिंग आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज, ये सब कुछ समझ गया। अरे आपने जो आंसर दे रहे हो रिलेटेड पार्टी, जगत जी, संकेत, एवरीवन यू आर करेक्ट, बट दैट इज गिवन इन चैप्टर 2 के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना है, डिस्क्लोज करना है। मैं ये बोल रहा हूं मैंने डिस्क्लोज ही नहीं किया आपको, मैंने बताया नहीं वो रिलेटेड पार्टी है, ये करना है मैं समझ गया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? अभी मेरे को मत बोलना पेनल प्रोविजन, किसी ने मेरे को पेनल प्रोविजन, ऋषभ ने बोला था पेनल प्रोविजन। पेनल प्रोविजन भाई जब मेरे को आप गिल्टी करोगे ना तब मालूम पड़ेगा मालिक। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कुछ? आई डू थिंक माय क्वेश्चन यू आर गेटिंग इट। मतलब माय क्वेश्चन इज व्हाट, माय क्वेश्चन इज दैट ठीक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते वक्त क्या करना है चैप्टर 2 में बता दिया है। पावर्स ऑफ बोर्ड में है ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे रेस्ट्रिक्शन होंगे, लोन्स देते वक्त रेस्ट्रिक्शन होंगे, इन्वेस्टमेंट करते वक्त रेस्ट्रिक्शन होंगे, अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, ऋषभ कोठारी का आंसर वापस आया कि अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट आई डू थिंक इट विल नॉट गिव ए कंप्लीट सॉल्यूशन एज सच। व्हाट इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट अटेंड ए मीटिंग ओनली? What if independent director does not attend meeting? किसने लिखा है कि हर डायरेक्टर को हर मीटिंग अटेंड करनी कंपलसरी है? Do you think is it compulsory? Suppose a director is a director in 10 companies और एक ही दिन पे 4 कंपनी की मीटिंग है, तो वो क्या कौन सी मीटिंग अटेंड करेगा? चारों मीटिंग एक साथ में अटेंड करेगा, यानी एक इधर रखेगा, एक उधर उसका कॉपी बनाएगा, उधर क्लोन बनाएगा, उधर क्लोन बनाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा भाई। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर अमंग डायरेक्टर्स, नहीं बेटा। DIR 8 MPP1, गरिमा जी एकदम तोड़ कॉन्सेप्ट में घुस गए हैं। गरिमा जी DIR 8 कब देते हैं? जब मैं डिस्क्वालीफाई होऊंगा या मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कुछ रहेगा, वो अलग क्राइटेरिया है। ओके, इससे मुझे मतलब दिस इज समथिंग यू आर डिस्कसिंग ऑफ चैप्टर 1 ओनली। आई वांट टू गो एंड चैप्टर 4, 5, 6 नाउ। ओके, यू आर ले दे के घूम के। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक अलग कमेटी बना देंगे? नहीं भाई, अलग कमेटी भी बनाएंगे तो गिरिराज ये कितनी कमेटी बनाएगा? ऑडिट कमेटी ऑलरेडी रहेगी, ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बनती है। ओके, इस कमेटी में कौन रहते हैं मेंबर्स? चेक रखेंगे कमिटी से ही चेक रखोगे आप। ओके, अभी आप समझना शुरू करो। ओके, आई डू थिंक काफी हद तक मेरे को कुछ आंसर मिले, पर आपके लॉजिक सही है, लेकिन यू आर अगेन ले देके यू आर कमिंग ऑन फर्स्ट 3 चैप्टर्स ओनली। ले देके यू आर कमिंग ऑन फर्स्ट 3 चैप्टर्स ओनली वेयर 100% डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चैप्टर 1 में ही अपॉइंटमेंट होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी डायरेक्टर ही है ना, तो चैप्टर 1 में अपॉइंट होगा। कमिटी है, ओके, वो भी चैप्टर 1 में ही होगी, चैप्टर 2 में ही होगी, ऑडिट कमिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये सब कमिटी का कॉन्सेप्ट है। डिक्लेरेशन, कीर्तन डिक्लेरेशन तो यार मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं, वो ठीक है, डायरेक्टर डिक्लेरेशन दे देगा, वो उसके बेसिस पे मैं कर लूंगा। व्हाट माय क्वेश्चन इज प्लीज, इसका मतलब आप हर जन को भगवान मानते हैं क्या? हर जन डिक्लेरेशन सही देगा? हो सकता है मैं डिक्लेरेशन दे ही नहीं, मैं गलत देते तो डिक्लेरेशन लो भाई नहीं किया मैंने।
ओके प्लीज अंडरस्टैंड। तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? नाउ शेयर होल्डर, आई एम कमिंग ऑन शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के पास ऑप्शन क्या है मालिक? शेयर होल्डर के पास ऑप्शन क्या है? व्हाट्सएप पे फाइनल का कुछ भी नहीं है चल रहा ना, सबका नॉर्मल चल रहा। ठीक है। तो मालिक मेरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई यार शेयर होल्डर के पास ऑप्शन क्या है? मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर विद डायरेक्टर ऑन रेगुलर बेसिस। गरिमा जी बोल रहे मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर और डायरेक्टर रेगुलर बेसिस। डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? जब अपन बोलते हैं शेयर होल्डर की मीटिंग विद डायरेक्टर, मतलब क्या हुआ? उसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्टर मीटिंग शेयर होल्डर। ओके, कौन सी मीटिंग बोलते हैं उसको? डायरेक्टर मीटिंग शेयर होल्डर। उसको मीटिंग को क्या नाम देते बेटा? इफ डायरेक्टर इज मीटिंग शेयर होल्डर, वो मीटिंग को नाम क्या देंगे? भारत माता की जय। बताइए मालिक। ओके, लीगल बॉडी। लॉ में भी, लॉ में है वो पॉइंट, लॉ में ही प्रोविजंस कर रहे हैं अपन। इफ डायरेक्टर वांट टू मीट द शेयर होल्डर्स, if director want to meet the shareholder or shareholder want to meet the director, that meeting is called साहिल का आंसर आया है AGM। डू यू थिंक AGM मतलब क्या हुआ? फुल फॉर्म एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग कितनी बार होगी साल में? नाम क्या है? एनुअल। एनुअल मतलब एक ही बार ना, तो एक ही बार में यह रहेगा क्या? हाँ, जगत, वी गॉट द करेक्ट आंसर, जगत। ओके, नितिन ने फाइन एंड पेनल्टी बोला, ठीक है, बट भाई यार कड़क पॉइंट है। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके, शेयर होल्डर और डायरेक्टर जब मिलते हैं, उनको उस मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग टू टाइप्स की होती है। एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में सिर्फ एक बार होती है, एंड सेकेंड मीटिंग होती है, ओके, दैट इज कॉल्ड EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आती है तब बुलाते हैं हम लोग। साल की एक मीटिंग हमेशा शेयर होल्डर और डायरेक्टर की होने वाली है, दैट इज कॉल्ड AGM। और जब भी शेयर होल्डर को लगा या जब भी डायरेक्टर को लगा कि भाई यार कुछ शेयर होल्डर से डिस्कशन करना है या शेयर होल्डर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, तो एक जनरल मीटिंग बुलाते हैं। वो जनरल मीटिंग को हम लोग नाम देते हैं EGM, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो इन शॉर्ट, शेयर होल्डर और डायरेक्टर, आराम से समझिए, मैं वापस बोल रहा हूं, आप इस क्रक्स के ऊपर अच्छे से रहिए। शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर जब ये मिलते हैं, इसको बोलते हैं जनरल मीटिंग। इट कैन बी AGM और इट कैन बी EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। प्लीज डू अंडरस्टैंड, प्लीज डू अंडरस्टैंड। डू यू थिंक जनरल मीटिंग करना फ्री में होता है? जनरल मीटिंग में इधर ऑफिस में बुलाऊंगा और मीटिंग हो जाएगी, ऐसा होगा? आंसर इज नो मालिक। जनरल मीटिंग कॉस्ट ए लॉट। इसलिए तो जनरल मीटिंग के ऊपर हर डिसीजन नहीं छोड़े हुए मालिक। We can't leave all decisions on general meeting. For that purpose, you need to understand. Therefore, we have a board meeting. So, general meeting is never a solution. General meeting definitely, we can do it, but general meeting is costly affair. When you call shareholders, shareholder, bhai, unka nashta, khana, pina, everything need to be arranged. Shareholder will not come because they are the owners. Whenever shareholder meeting is there, these things are there, Malik. So make it sure that is not a solution. Okay, that is not a solution as such. Then what is the solution for me? Okay, Jagat ji, what answer told by Jagat? Okay, this is exactly what you need to understand, and that is inquiry. We have multiple option. Okay, one और एक आंसर मेरे को मिला था, वो शायद ऊपर चला गया, किसी का तो आंसर था MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। वी कैन अप्रोच सेंट्रल गवर्नमेंट, वी कैन अप्रोच ROC, वी कैन अप्रोच ट्रिब्यूनल, और उनको बोल सकते हैं भाई इस कंपनी की आप इंक्वायरी करवाइए, इंस्पेक्शन करवाइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए, एंड दैट इज योर फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर हैव 3 थिंग्स इन इट। I. What is I? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। स्टार्टिंग में जो होगी वो होगी इंक्वायरी। जब उनको लगेगा साला ज्यादा कांड हो गया इस कंपनी में, वो क्या करेंगे? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करने के बाद मालूम पड़ा और कांड हो गया है, उसके बाद क्या किया जाएगा? इन्वेस्टिगेशन। एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन समबडी टोल्ड, क्या होगा? वो पेनल्टीज एंड प्रोविजंस जो आएंगे वो। But that is what your fourth chapter is all about. Yani anything wrong happen in first, second, third chapter. Anything wrong happen in first, second, third chapter. Fourth chapter comes into picture, and that is inquiry, inspection, investigation. Does shareholder only have an option for inquiry, inspection, investigation? Answer is no. Even CG, even tribunal, even ROC on suo moto मतलब उनको लगा, उनको ऐसे शक हुआ, उनको ऐसे सूचना मिली, they got the information कि भाई यार this company is not working, okay, this company is working in unlawful manner, this company is not working in the interest of trade and practices, this is having a major impact, then they will call for fourth chapter. Okay, that is inquiry, inspection and investigation. So make it sure. Chautha point, okay, is one of the easiest chapter, one of the smallest chapter. Anybody doing audit, anybody CA final का audit का अगर आप देखोगे, एक investigation chapter है,
तो यहाँ का फोर्थ चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले, फोर्थ चैप्टर इज कॉपी पेस्ट अ पार्ट चैप्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ऑडिट सिलेबस। तो ऑडिट के सिलेबस में अगर आप देखोगे एक चैप्टर होगा इन्वेस्टिगेशन, जिसका आधा सिलेबस इज कवर्ड हियर ओनली। तो 50% ऑफ वन चैप्टर ऑफ ऑडिट ऑल्सो कवर्ड बाय दिस फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन टू सिलेबस, वन इज ऑडिट एंड वन इज लॉ। मेक इट श्योर ये क्लियर है। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आया, सबके लॉजिक समझ में आया, ठीक है। ओके सर, माय क्वेश्चन कम्स हियर नाउ। ओके मेरे को बताओ, एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OR और SR? OR and SR. Okay, those who are watching video lectures or backup lectures or Google Drive lectures, please do understand, आप भी आंसर दीजिए और ट्राई करिए ये लिखने के पॉइंट जिससे आपको रिकॉल हो। व्हाट इज OR और SR मतलब क्या होता है? OR और SR, OR का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, SR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। OR का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड SR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। जब भी जनरल मीटिंग होती है तो जनरल मीटिंग में आइदर देयर विल बी OR और देयर विल बी SR, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन। When I say we need to pass an ordinary resolution, what does it means? And when I say when we need to pass a special resolution, what does it means? Ordinary and special resolution का मतलब क्या होता है मालिक? What does it mean exactly? Okay, so to be very precise or to be very concise on this right now, I am only precising and concising एकदम basic में। OR मतलब I should get the 51% vote. I do think सबको ये मालूम होगा। ओके OR मतलब आई शुड गेट 51% वोट, यानी अगर 100 मेंबर्स वोट कर रहे हैं, 51 शुड गिव इन फेवर ऑफ मी एंड 49 शुड कैन बी अगेंस्ट ऑन मी। अगर 51% वोट हाँ मिल गए तो ओके वी कैन गो हेड। एग्जांपल, लेट्स अंडरस्टैंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ओके अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मतलब अमित तातिर को, अभी आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी में अमित तातिर डायरेक्टर करके स्टैंड हो रहा है, मैं बोल रहा हूं कि मेरे को डायरेक्टर बनाओ आपकी कंपनी का। ओके तो आपको OR पास करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर 100 जन मेंबर है तो 51% ने हाँ बोलना चाहिए कि अमित तातिर डायरेक्टर चलेगा, तो अमित तातिर डायरेक्टर मिल जाएगा। अब वो 51% प्रेजेंट है, क्या है, ये सब डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं। राइट नाउ माय कॉन्सेप्ट, आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग एल्स। ओके 50% से वोट ज्यादा है तो OR हो गया। SR में कभी भी अपन 75% नहीं बोलते बेटा। ओके ध्यान रखना, व्हेनेवर यू आर इनटू लॉ यू विल नेवर यूज 75% वोट। ओके 75% से ज्यादा वोट मिलना, ओके ये एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट दिस इज नॉट ए लैंग्वेज विच विल यूजिंग फॉर SR। SR में हमेशा अपन बोलेंगे 3/4 से ज्यादा वोट मिलना। 100% उसका क्राइटेरिया अपन 75% जैसा ही जाएगा, लेकिन 3/4 मेजोरिटी अपन बात करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ओके 75% से ज्यादा SR रहेगा। ओके अब छोटा सा एक एग्जांपल समझ लीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ओके सबका ध्यान इधर, परफेक्ट। ओके SR 3/4 और 2/3 जैसे भी ठीक है। ओके उसके ऊपर अपन पर अभी मेरे ख्याल से मोटा मोटी OR SR समझ में आ गया। ओके लेट अंडरस्टैंड। ओके 5 डायरेक्टर अपने को अपॉइंट करना है, सब लोग। ओके कंपनी चलाने वाला कौन? कंपनी चलाने वाला डायरेक्टर। ये आप सबको समझ गया, कंपनी चलाने वाला डायरेक्टर। ओके अभी एग्जांपल लेते हैं, अपन को डायरेक्टर अपॉइंट करना है। ओके अपन को डायरेक्टर अपॉइंट करना है और डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए 51% चाहिए। ओके एज्यूम करो आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी में से एक बंदे को ले लेते हैं, विल टेक ऋषभ ही लेते हैं, ऋषभ बोरा इज हैविंग स्टेक ऑफ 51%। ऋषभ बोरा इज हैविंग स्टेक ऑफ 51%। बाकी ओके बाकी सब ऋग्वेद हो, संकेत, गरिमा, वंदना, सब लोग का स्टेक, ओके सब लोग का जो स्टेक है वो 49% मिलके है। ओके वापस मैं क्या बोल रहा हूं समझने में श्योर हो? प्लीज अंडरस्टैंड, आई वांट टू एक्सप्लेन द क्रक्स ऑफ द चैप्टर मालिक। ओके प्लीज अंडरस्टैंड। ओके मैं ये क्या बता रहा हूं, ओके आप ऋषभ के पास 51% स्टेक है, ऋषभ के पास 51% स्टेक है, बाकी सबके पास 49% स्टेक है, और आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है और आपको 5 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं बाय पासिंग एन OR। ओके बाय पासिंग एन OR। ओके अब मेरे को बताओ बाय पासिंग एन OR ही है। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ोगे तो OR ही पास करना पड़ता है डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। SR भी कुछ केसेस में लगता है, बाद में देखेंगे, वो कल डिस्कस करेंगे, आज पंचायती नहीं करते, कल मतलब मंडे को लेक्चर में डिस्कस करते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी पंचायती ऑन दैट OR एंड SR, बट माय क्रक्स इज समथिंग डिफरेंट, आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग डिफरेंट। माय क्वेश्चन इज ओके सर व्हाट इफ अभी ऋषभ को अपॉइंट करना है, ऋषभ 51% है, बाकी सबके पास 49% है, एंड बाई 5 डायरेक्टर अपॉइंट करना है जिसमें से अमित तातिर को अपॉइंट करना है। मेरे को बताओ ओके OR पास करना है, तो मेरे को बताओ किसका हाँ चाहिए, अगर अमित को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, किसका हाँ चाहिए? अगर ऋषभ के पास 51% है ओके और बाकी सबके पास 49% है, तो किसका हाँ चाहिए? हु शुड टेल यस?
100% आई टू थिंक सब लोग एग्री करेंगे, ऋषभ शुड से यस। ऋषभ अगर हाँ बोला, होल्डिंग कंपनी डिस्कस मत करो राघव, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी में डिस्कशन ही नहीं कर रहे। इज ऋषभ ए कंपनी? इज ऋषभ ए कंपनी मालिक? नो। तो व्हाई यू आर एंटरिंग इन होल्डिंग एंड सब्सिडरी? डोंट एंटर इन होल्डिंग एंड सब्सिडरी, देयर इज नो डिस्कशन विद होल्डिंग एंड सब्सिडरी। ओके, और इतना ये अपन कंपनी का डिस्कशन ही नहीं कर रहे, अपन ये कर रहे हैं इंडिविजुअल शेयर होल्डर। या चलो आप डिवाइड करते हैं, चलो ऋषभ और ऋषभ की वाइफ, हो सकता है मतलब ऋषभ की शादी नहीं हुई रहेगी अभी, ओके, लेकिन उसका एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं अपन, एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं। ऋषभ और ऋषभ की वाइफ मिलकर 51% होल्ड कर रहे हैं मालिक, ऋषभ और ऋषभ की वाइफ मिलकर 51% होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अभी शांति बढ़ेगी। अभी ऋषभ के पास 25% और ऋषभ की वाइफ के पास 26%। बीवी को परसेंटेज ज्यादा देने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना भाई। अपने आप को परसेंटेज कम रहा चलेगा भाई, बीवी को परसेंटेज ज्यादा चाहिए, ये लॉजिक है। ड्यू कोर्स में बताऊंगा भाई। नाराज मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है लाइफ में। ओके, तो अब मेरे ख्याल से एवरीबडी विल एग्री, जो ऋषभ बोलेगा वो फाइनल है। अभी अमित आदित्य को अपॉइंट करना है, आप सबका मन कर रहा है अमित आदित्य को अपॉइंट करना है। ऋषभ बोल रहा है नहीं साला अमित आदित्य दिखना ही नहीं चाहिए। ऋषभ का मन कर रहा है अमित आदित्य दिखना ही नहीं चाहिए, सबका मन कर रहा है अमित आदित्य दिखे, लेकिन ऋषभ का मन कर रहा है अमित आदित्य दिखना ही नहीं चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब ऋषभ बोलेगा अमित आदित्य को नहीं लेना है, ओके, उसने ना बोल दिया, बाकी सबने हाँ बोला, 49% मिले, मेरा अपॉइंटमेंट नहीं होगा। या ऋषभ को हाँ चाहिए अमित आदित्य और तुम सबको नहीं चाहिए, और 51% उसने हाँ बोल दिया, बाकी तुमने नहीं बोला। ओके, अब आपको ऐसा नहीं लगता आपके साथ जास्ती हो रही है यार? आप बोलोगे यार क्या मजाक है यार, इसका मतलब तो ऋषभ को जो चाहिए वो कर सकता है, ऋषभ को तो जैसा चाहिए वैसा कर सकता है, फिर तो ऋषभ जो चाहिए वैसा डिसीजन ले सकता है। यानी अल्टीमेटली ये कंपनी का पूरा डिसीजन किसके पास चला गया? ये कंपनी का पूरा डिसीजन ऋषभ के पास चला गया। लेकिन इस पे डिबेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज कंपनी लॉ का ये रूल है, मेजॉरिटी विंस। बचपन से अपने को सिखाया जा रहा है मेजॉरिटी विंस। आपने ऐसा खेला होगा ना गेम 1 2 3 मेजॉरिटी विंस, ऐसा खेला है ना गेम, बचपन से रूल है, कॉमन रूल है। ऋषभ इसमें कोई गलत नहीं है मालिक, ऋषभ इज नॉट रॉन्ग इन डिसाइडिंग, बिकॉज उसके पास 51% स्टेक है, तो ऋषभ गलत है नहीं। तो सर फिर यार जास्ती हो रही है, ओके, इसको हम लोग जास्ती नहीं बोलते, दिस इज समथिंग विच इज ए नॉर्मल रूल ऑफ कंपनी लॉ, मेजॉरिटी विंस। तो अब मैं और एक एग्जांपल समझा रहा हूं, समझ करो। जनरल मीटिंग हुई, ऋषभ ने आप 49% वालों को नोटिस ही नहीं भेजी, 10-15 जन है जो 49% वाले उनको नोटिस ही नहीं भेजी। जनरल मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग मतलब जिसमें शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, वो 49% जो शेयर होल्डिंग है उनको घुसने तक नहीं दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक नहीं दिए, डायरेक्टर रिपोर्ट तक नहीं दी, अप्रूवल कुछ नहीं करवाया। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां पर समथिंग इज सस्पिशियस एक्टिविटी स्टार्टेड बाय ऋषभ, बिकॉज ऋषभ नोज एवरीथिंग ही कैन कंट्रोल। And here comes your 5th chapter, okay, the 5th और 6th, मतलब इसको 6th chapter को करता हूं और 5th बाद में बता दो, and that is called operation. Operation मतलब डॉक्टर का ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन, ओके, इसका स्पेलिंग से समझ में आएगा, अभी प्रोनाउंसिएशन तुम देख लेना। ये 6th chapter है अपना, and that is called operation and mismanagement. ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इट इज एन ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर के टेबल पे ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट मींस? ऑपरेशन मतलब देयर इज एन एक्टिविटी और टास्क व्हिच इज ऑपरेसिंग, इट इज अगेंस्ट यू, एंड हियर चैप्टर 6 कम इनटू पिक्चर। तो चैप्टर 4 के बाद हम लोग चैप्टर 5 नहीं करेंगे, चैप्टर 6 पहले करेंगे। तो मेरा सीक्वेंस क्या रहेगा, लॉजिक ध्यान रखना। पहले अपन डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए, उनका भाई पावर दे दिया, उनको पैसे दे दिए, उनमें कुछ दिक्कत आई तो इंक्वायरी करेंगे। अगर मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी के साथ कुछ नाटक किया, मैं वापस बोल रहा हूं, मेजॉरिटी विंस प्रिंसिपल रहने वाला है। अगर अभी इसमें 49% वाले जो लोग हैं ना, जिनका ये 51% है, इनको अमित को अपॉइंट करना है, एग्जांपल ऋषभ को अमित को अपॉइंट करना है, ऋषभ अपॉइंटेड अमित, और आपको अमित नहीं चाहिए था, आप सबको अमित नहीं चाहिए था। अभी आप कोर्ट में जाओगे, बोलेगा ऋषभ अरे ऑपरेशन हो रहा है, मेरे अगेंस्ट ऑपरेशन हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। कोर्ट बोलेगी भाई ओके, एक्ट में क्या लिखा है, ओआर चाहिए, ओआर दे रहा है ना, खत्म स्टोरी। बॉस लॉ में जो प्रोसीजर बताया, प्रोसीजर फॉलो किया, स्टोरी खत्म। तो ऑपरेशन मतलब क्या है, इसको समझना होगा, एंड दैट विल एक्सप्लेन इन चैप्टर 6, प्लीज अंडरस्टैंड। बट ऑपरेशन इज समथिंग विच इज अगेंस्ट माइनॉरिटी, ऑपरेशन इज ऑलवेज अगेंस्ट माइनॉरिटी। तो पहले 6 चैप्टर करेंगे, 4th के बाद 6 चैप्टर पे आएंगे, और 6 के बाद ओके जाएंगे 5th के ऊपर। ओके, तो मेरे ख्याल से ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझा। तो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हो सकता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट हमको सामने आए, तो अपने को मालूम पड़ेगा भाई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के सेक्शन कैसे काम करते हैं, लॉ इसको संभालता है।
और ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट होने के बाद नाउ वी हैव वन मोर पॉइंट, ऐसा हो सकता है कंपनी की लगी पड़ी हो, कंपनी का सर्वाइवल इंपैक्ट हो और कंपनी वाइंडिंग अप में जाए या डिसोल्यूशन में जाए, ओके, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आए, तो इसके लिए कंपनी के पास 5वां चैप्टर ऑप्शन अवेलेबल है जिसको लॉ गवर्न करता है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अमालगमेशन एंड अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन, मेरे ख्याल से एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट अमालगमेशन, बिकॉज अकाउंट्स में जो चैप्टर ने परेशान किया है दैट इज अमालगमेशन इनिशियल लेवल पे। अभी भी देखोगे तो इंडेस में वही परेशान करता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कितना, अरे कितना सारा कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंडेस, ओके। तो सर लॉ में अमालगमेशन के लिए क्या है, लॉ में व्हाई वी रिक्वायर, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग एरा है, अकाउंटिंग इंडेस है हमारे लिए, ये सारी चीजें हैं जो अमालगमेशन को गवर्न करता है। ये अमालगमेशन वर्ड है, ये अमालगमेशन को गवर्न करता है हमारे सिलेबस में, इंडेस में है सर, है ना, कौन नहीं बोल रहा है। लेकिन इंडेस जो गवर्न करता है वो खाली फाइनेंशियल एंट्रीज गवर्न करता है। तो सर ये चैप्टर 5 क्या गवर्न करता है, लेट अंडरस्टैंड, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल वापस मैं दे रहा हूं, वापस अभी एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड है, अभी इसको अमलगमेट होना है क्योंकि ऋषभ चाहता है कि किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट हो, ऋषभ का 51% वोटिंग है, ओके। अब ऐसा हो सकता है 49% नहीं चाहते अमलगमेशन हो, इसीलिए ओके कैसे प्रोसीजर होना चाहिए अमलगमेशन का, तो अमलगमेशन का प्रोसीजर पूरी तरह बताया हुआ है। तो कंपनी लॉ क्या बोलता है, अगर आपने ओके सेक्शन 232 करके है, ओके भाई अपन देखेंगे, सेक्शन सब रट जाएंगे, डोंट वरी, चैप्टर और रट जाएंगे, कॉन्सेप्ट से रटेंगे। चैप्टर 5 में हमने जो प्रोसीजर बताया सेक्शन 232 में, ओके, अगर वो प्रोसीजर फॉलो करके आपने अमलगमेट किया, कल अगर कोई माइनॉरिटी उठ के कोर्ट में भी गया, ओके, कुछ नहीं होगा, कंपनी ने अमलगमेशन किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। This is what you need to understand exactly. That is your 5th chapter. So 5th chapter is basically a procedure, okay, before amalgamation. What exactly मतलब मीटिंग बुला के हाँ करवाना, कितने जनों से हाँ करवाना है, हाँ करवाना, that is discussed in this chapter, okay, because OR and SR is not discussed here. There is no concept of OR and SR. यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया अलग है और वो क्राइटेरिया देंगे और उसके पहले ये बताएंगे अमलगमेशन करने के बाद पहले इसको बताओ, इसको इन्फॉर्म करो, इसका अप्रूवल लो, उसका अप्रूवल लो, ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करो, उसके बाद ही अमलगमेशन करो। तो ये हुए आपके अगले 3 चैप्टर। मेरे ख्याल से अगले 3 चैप्टर का लॉजिक सबको समझ में आया होगा, ओके। मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया इसके लिए, लेकिन ये चैप्टर इस तरह से रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको 6 चैप्टर्स का तो लॉजिक समझ में आ गया। अगर आप ये लॉजिक समझते जा रहे हो ना, तो भाई यार पढ़ना और उसका कॉन्सेप्ट समझना और उसका लिंक करना, मैं वापस बोल रहा हूं, आई बेट, मां कसम स्क्वायर, अगर पहले चैप्टर का भी लिंक अगर मैंने 9वें 10वें चैप्टर में नहीं किया तो नाम बदल देना। मतलब इतना लिंकेज है, ये पूरा सेक्शन लिंकेज है मालिक। और जब आपको ये लिंकेज तैयार हुआ ना, तो फिर एनी आंसर बिकम इजी। आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा होगा कि उधर का इधर लिखना होगा, लिखने का नहीं, लेकिन उसके कारण से द सोर्स, इफ यू आर अवेयर अबाउट द सोर्स, द थिंग्स आर इजी। अगर मैं बोल रहा हूं आपको सजा 10 साल की होगी, लेकिन सजा किस लिए दे रहा है, ओके, वो तो मालूम होना चाहिए, वो मालूम होने का उसका प्रोसीजर, उसका तरीका, ये समझने का है। तो भाई पहले 3 चैप्टर, फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर, ठीक है सर? इधर तक सब लोग क्लियर है? मेरे ख्याल से इधर तक फ्रीज कर देवे, ठीक है, ओके, आई एम फ्रीजिंग टिल हियर। आफ्टर दैट, ओके, 7वां चैप्टर क्या बोलता है? ओके, मैंने क्या बताया था कि अपन क्या पढ़ रहे सीए फाइनल में, इंटर में पढ़ लिए कंपनी पैदा कैसे हुई, ओके, फाइनल में कंपनी चल रही है और कंपनी चली जाएगी, एंड देयरफॉर 7th चैप्टर विल बी चली जाएगी दुनिया छोड़कर, एंड दैट इज कॉल्ड वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप, ओके, so वाइंडिंग अप इज योर नेक्स्ट चैप्टर, 7th चैप्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर। अगर मैं बात करूं वाइंडिंग अप, ओके, नहीं बोले ना, 50 पेजेस है, और आपको बताओ ये 50 पेज में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, वाइंडिंग अप में से एक ही क्वेश्चन आएगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, बट वाइंडिंग अप के कंपैरिजन में और एक इंसॉल्वेंसी के लिए एक चैप्टर आया, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। I don't know how many of you are aware about that chapter, but to the extent I'll discuss that more detail in after the break. लेकिन ये वाइंडिंग अप का कॉन्सेप्ट यहां पर हुआ मालिक। एक 5 मिनट ये मैं 12 चैप्टर का स्ट्रक्चर बता दूं क्योंकि अभी खत्म है, अब ज्यादा डिस्कशन नहीं है। कंपनी लॉ का करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर चालू करते हैं अगला सोर्स, एंड देन विल स्टार्ट विद चैप्टर 1। सो मेरे ख्याल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, डायरेक्टर, 4th, 5th, 6th कॉन्सेप्ट बता दिया। 7th वाइंडिंग अप, कंपनी का वाइंडिंग अप। लेकिन वाइंडिंग अप का मैंने आपको बताया 50 पेज का चैप्टर है, वापस बता लो 50 पेज का चैप्टर है और सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर में बहुत जन मुझसे पूछते हैं सर कितना पढ़ना चाहिए? पढ़ना पूरा चाहिए, मैं वापस बोल रहा हूं, पढ़ो पूरा, रिवीजन बुक से फिर उसको रिवाइज करो ना, ज्यादा एफर्ट्स मत करो मेन बुक पे।
आपने ये समझना जरूरी है। फिर जिधर जो चैप्टर है तो मैं आपको ये बता दूंगा ये चैप्टर आपने, और सर वाई ऐसा क्यों सर इसमें से खाली 4 मार्क आ रहा है 50 पेज होके भी? अरे भाई क्योंकि इसका ये वाइंडिंग अप इज एक ऐसा वाइंडिंग अप है जो फोर्सफुल है, ओके। और एक है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो अलग से वाइंडिंग अप का कॉन्सेप्ट है, जो पहले कंपनी एक्ट में था 2016 के पहले, और 2016 में वो कॉन्सेप्ट हटा के ओके वो चला गया एक अलग से कोड, अलग से एक एक्ट जैसा बोल सकते हो आप, उसको कोड बोलते हैं। कोड क्यों बोलते हैं अपन डिस्कशन बाद में करेंगे, ओके। तो मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर है, 7वां चैप्टर क्लियर होना चाहिए, ओके। 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये सब पंचायती चैप्टर है, ओके। पंचायती मतलब किस सेंस में? 8वां कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया वाली कंपनीज। सर मेरे ख्याल से आपको मालूम है फॉरेन कंपनी बोला जाता है, तो फॉरेन कंपनी के कंप्लायंसेस क्या होंगे, फॉरेन कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होगा, फॉरेन कंपनी को अगर आईडीआर निकालने हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट निकालने हैं, उनको कोई प्रोस्पेक्टस देना है तो उनके लिए प्रोसीजर क्या होंगे, ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है, ओके। एक 15 16 17 पेज का चैप्टर होगा, 15 16 पेज का चैप्टर होगा, और ये अप्रोक्सीमेटली एक दिन के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉट ए मेजर डील। तो अगेन 8वां चैप्टर आपके लिए रहेगा। 9वां इज मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में बहुत कॉन्सेप्चुअल कवर चीजें हैं। मिसलेनियस प्रोविजंस है सर, मिसलेनियस प्रोविजंस में क्या क्या कवर होंगे? मिसलेनियस प्रोविजंस में निधि कंपनी, ओके, एक स्ट्राइक ऑफ करके कॉन्सेप्ट है, डोरमेंट कंपनी के बारे में है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में है। तो मिसलेनियस प्रोविजन मतलब जिनके लिए कोई हेडिंग चैप्टर नहीं है लेकिन मिसलेनियस घुसेड़ दिया है इन्होंने, लेकिन इसमें से एक स्ट्राइक ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कशन पॉइंट करना रहेगा अपन। तो 9th वाला चैप्टर रहेगा, 7th 8th 9th, 7th इज वाइंडिंग अप, 8th इज आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, 9th इज मिसलेनियस प्रोविजन, 10th आपका आता है स्पेशल कोर्ट्स, कोर्ट्स के रिलेटेड। सर इंक्वायरी हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, ओके, इंस्पेक्शन हुआ, इसके बाद किधर जाएंगे? कोर्ट्स में जाएंगे, और वो कोर्ट्स के ऑप्शन आपको 10th में मिलेंगे। लेकिन एक्ट के अंदर ओके आप है ना याद रखना ये कोर्ट्स है, स्पेशल कोर्ट्स के बारे में है, एजुकेशन कैसे होगा। लेकिन इन कंपनी लॉ एनी आइडिया हु टेक केयर्स, बिकॉज अभी एग्जांपल अगर कंपनी लॉ के रिलेटेड कुछ इशू आया तो यू डायरेक्टली कांट गो इनटू मैजिस्ट्रेट कोर्ट और जस्टिस और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट नहीं करोगे तुम, ओके। अभी एग्जांपल ओके जैसे मैंने ही बताया, अभी एग्जांपल क्या था अपना, ऋषभ के पास 51% है और बाकी बैलेंस के पास 49% है, ओके। 49% वाले को कंप्लेंट करना है, क्या वो पुलिस स्टेशन में जाएंगे? ऋषभ ऐसा कर रहा है, ऋषभ ऐसा कर रहा है, ऋषभ हमको आने नहीं दे रहा है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का कंप्लेंट क्या पुलिस स्टेशन में होगा? आंसर इज नो। तो सर वो किधर होगा? वो है आपका अगला चैप्टर, एंड दैट इज एनसीएलटी एंड एटी। सर व्हाट इज एनसीएलटी एंड एटी? एटी इज अमित आदित्य मालिक तोड़ है, लेकिन एनसीएलटी और एटी का मतलब क्या होगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, इन शॉर्ट ट्रिब्यूनल। एक ट्रिब्यूनल बेंच बनाई जाती है, जैसे ऑल टुगेदर आपको कंप्लेंट किधर लॉन्च करनी है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इश्यूज हुए, इसके अगेंस्ट ऑपरेशन का इशू हुआ, इंक्वायरी होने के बाद, इंस्पेक्शन होने के बाद मुझे कंप्लेंट लॉन्च करनी है। 100% गवर्नमेंट कुछ करेगा तो कोर्ट में करेगा, लेकिन हम लोग शेयर होल्डर किधर जाएंगे? तो शेयर होल्डर कोर्ट में नहीं जाते, शेयर होल्डर पुलिस स्टेशन में नहीं जाते, तो शेयर होल्डर किसके पास एप्लीकेशन दे सकते हैं? दैट इज कॉल्ड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो इन शॉर्ट ट्रिब्यूनल अपन यूज करेंगे वर्ड ट्रिब्यूनल। मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज ए गवर्नमेंट बॉडी, ओके। आरओसी में नहीं जाते मालिक, आरओसी में एप्लीकेशन जा सकता है, लेकिन कंप्लेंट लेके इंक्वायरी करवानी है, इन्वेस्टिगेशन करवाना है, आरओसी में अपन है ना, आरओसी इज मियरली लाइक व्हाट वी से, मालूम क्या? आरओसी इज मोर ऑफ रजिस्ट्रेशन, मोर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ज्यादा पंचायती में नहीं पढ़ते। आरओसी को तुमने बोला पंचायती है तो आरओसी बोलेगा ट्रिब्यूनल को आरओसी भी खुद ट्रिब्यूनल को बोलेगा कि पंचायती हो रही है, देखो भाई, अरे बहुत दिमाग खराब कर रही है कंपनी। तो ट्रिब्यूनल इज अ मेन रोल प्लेइंग। इन शॉर्ट आपको अगर एग्जांपल अभी समझो मेरे घर पे चोरी हुई, भाई नहीं होना चाहिए बाबा, साईं बाबा बचा लेना, लेकिन एज्यूम करते हैं घर पे चोरी हुई, तो मैं पहले किधर जाऊंगा? पुलिस स्टेशन जाऊंगा। चोर मिला तो चोर के अगेंस्ट केस किधर चलेगा? तो सबसे पहले एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद एक उसके बाद और एक कोर्ट होगा, मैजिस्ट्रेट होगा, मैजिस्ट्रेट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, ओके। लॉ में, कंपनी लॉ में, ओके, इस कंपनी लॉ में 10 और 11 में डिफरेंस में बता रहा हूं मालिक, ओके। इस कंपनी लॉ में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इंस्टेड ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वी हैव एनसीएलटी एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, और जब तुम एपेलेट ट्रिब्यूनल से थक जाओ तो सुप्रीम कोर्ट एंड ये कोर्ट आएंगे, लेकिन मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जाते कंपनी लॉ के मैटर को, ओके। और फिर 10th में सर ये कोर्ट आपने लिखा था वो क्या है? ये कोर्ट स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट मतलब कौन से? एग्जांपल अभी मेरे को बताओ, ओके, मेरे ख्याल से सब लोग को मालूम होगा, ओके। अभी किंगफिशर का केस चल रहा था, किंगफिशर का जो इशू आया, ओके, विजय माल्या है, ओके, और एक वो अरे वो पीएनबी में कांड किसने किया, नाम भूल गया मैं,
नीरव मोदी है। अभी नीरव मोदी के अगेंस्ट जो केस चलेंगे, ओके, वो ट्रिब्यूनल लेवल पे बचे ही नहीं है, वो इतना बड़ा फ्रॉड है। तो सर वो कौन से कोर्ट में जाएगा? वो होता है स्पेशल कोर्ट, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोड बनाती है। कोड बनाती है इसका मतलब क्या? ऐसे कोर्ट रूम बनाती है वैसा नहीं, एक जज डिफाइन किया जाता है जो सिर्फ यही केस लड़ेगा। नीरव मोदी का ही केस तूने लड़ना है प्रायोरिटी पे, बाकी सब केस वो जज ने छोड़ देने के। दिस इज कॉल्ड स्पेशल कोर्ट। तो चैप्टर 10th में हम लोग उसके प्रोविजन पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये कंपनी का फ्रॉड ज्यादा हुआ है, ये कंपनी में फ्रॉड ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए स्पेशल कोड बनाएंगे। स्पेशल कोड बनाएंगे मतलब एक जज असाइन किया जाएगा, वो मतलब वो जज नॉर्मल सेशन जज का ही जज होगा, लेकिन वो जज सिर्फ यही केस में ध्यान देगा, प्रायोरिटी पे ये केस को सेटल करना होगा। अरे इतने सारे केस पड़े यार, वो कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कोर्ट में फाइल करेगी केस, अरे 1760 केस है यार, 1760 के बाद वो केस कब आएगा, हियरिंग कब होगी, और मां कसम क्या क्या होगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, कंपनी एक्ट ने पावर दिया हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्पेशल कोड बना। तो 10th और 11th का फर्क ये है मालिक। तो मेरे ख्याल से 10th और जैसे राघव ने कुछ बोला कि भाई जैसे CIT एंड ITAT होता है इनकम टैक्स में, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा मालिक, मेरा टैक्स बहुत खराब है और इनकम टैक्स तो बहुत खराब है भाई। मतलब मेरे दुनिया में मैं जिस की मतलब मैं फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ मालिक, इंटर को 5 अटेम्प्ट लगे मालिक, इंटर को जिसने 5 अटेम्प्ट, फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, लेकिन इंटर को जिसने 5 अटेम्प्ट लगाया ना मालिक, 5 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट जो खाया ना वो इनकम टैक्स ही खाया है। तो इनकम टैक्स से ना अलग ही प्यार है मालिक। तो इनकम टैक्स के बारे में ना बहुत सारी चीजें मुझे मालूम नहीं, बहुत डर लगता है इनकम टैक्स से। मतलब इनकम टैक्स से पहले मतलब क्या बोलूं मालिक, इनकम टैक्स मतलब हो मतलब हर चीज से डरता हूं मालिक इनकम टैक्स से। इवन वो अभी वेबसाइट आ रही है इनकम टैक्स, उससे भी डर लग रहा है मालिक, सब चीज से डर लगता है मालिक इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स ऑफिसर तो प्रोबेबली वैसे ही कुछ होगा CIT एंड ITAT, ओके, बट टू द एक्सटेंट डेफिनेटली मैं सीरियसली बोलूंगा तो मैं ज्यादा उसके बारे में हेडेक नहीं करता, मतलब इनकम टैक्स इसमें मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं, बट सिमिलरली ऐसा मतलब इंस्टेड ऑफ यू गोइंग टू ए कोर्ट पुलिस ऑफिसर, यू नीड टू अप्रोच ट्रिब्यूनल, ओके, यू नीड टू अप्रोच एपेलेट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल से कुछ नहीं हुआ तो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे, और उसके बाद आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो भी सर्टेन केसेस, नॉट ऑल केसेस, तो कुछ केसेस तो एपेलेट ट्रिब्यूनल तक खत्म हो जाएंगे। तो 10th और 11th का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो 10th इज नथिंग टू डू विद अपने नॉर्मल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यहां पर स्पेशल कोर्ट। 10th इज अबाउट स्पेशल कोर्ट्स मालिक, एंड लास्ट इज अबाउट कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, CSP, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसका मतलब ये ड्राफ्टिंग वाला चैप्टर है, ओके। ये वाला चैप्टर, ओके, ये वाला चैप्टर जिस दिन आएगा मैं सिर्फ आपको एक समरी दूंगा, ओके, इसके जो बेसिक है उतना मैं समझाऊंगा, इसमें मैं कुछ समझाने लायक है नहीं, ड्राफ्टिंग का है ये, आपको रीड 12th वाला चैप्टर आपको रीड करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं उसके बेसिक मैं एक समरी बना के रखा हूं अपने नोट्स में कि भाई ड्राफ्टिंग किया तो फटाफट कैसे ड्राफ्टिंग कर पाओगे, उसका आंसर कैसे, मतलब अगर कुछ नहीं याद आया तो डोंट स्पेंड मोर टाइम ऑन ड्राफ्टिंग एज सच, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट में आपने ध्यान रखना है, ओके। तो ड्राफ्टिंग वाले चैप्टर में, ओके, विल नॉट स्पेंड मेजर टाइम एज सच, अपन एक घंटे भर में वो ड्राफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जिसमें मैं हिंट दे दूंगा कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, उसके समराइज पॉइंट क्या है क्या नहीं है। बाकी उसके जो एग्जांपल्स है मैंने जो दिए हुए बुक में मॉड्यूल में, मतलब जो भी एग्जांपल्स है, एग्जांपल मतलब एक बोलते हैं ना सैंपल ड्राफ्ट, ओके, वो आपने पढ़ लेना है और उसके हिसाब से देख लेना है, तो सारे पॉइंट जो अपने समरी पॉइंट्स है ना वो सब कवर हो जाएंगे, ओके। ये हुआ अपना सिलेबस ऑफ कंपनी लॉ, ओके। तो मेरे ख्याल से कंपनी लॉ का स्ट्रक्चर रेडी हुआ। मैं जस्ट मार्किंग स्कीम बता देता हूं। कंपनी लॉ ध्यान रखना, ये 60 के लिए आपने ध्यान रखना है, 60 मार्क के लिए, ओके। 60 मार्क्स के लिए मेजर रोल चैप्टर 1, 2, 3 रोल प्ले करता है, ये 30+ मार्क्स इसमें से होता है। यानी अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो 50% ऑफ सिलेबस आपका चैप्टर 1, 2, 3 प्ले कर देता है। 30% प्लस मार्क आपका चैप्टर 1, 2, 3 प्ले करता है मालिक, ओके। 30% ऑफ मार्क्स, ये याद रखिए मालिक, ओके। यानी इसमें से आपके मेजर क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 2 इज मेजर चैप्टर, चैप्टर 1 इज मेजर चैप्टर, चैप्टर 3 में से एक ही क्वेश्चन आएगा। यानी अगर देखा जाए ना चैप्टर 1 और 2 मिला के, ओके, 25 मतलब 20+ मार्क्स होते हैं, और चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन आता है जो 4 से 8 मार्क का, 4 से 6 मार्क का रेंज का रहता है। लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है चैप्टर 3 का एक ही आएगा, मैं एवरेज बता रहा हूं, एंड वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर न्यू सिलेबस। अभी ओल्ड सिलेबस पूरा स्क्रैप हो जाएगा, तो ओल्ड सिलेबस का पैटर्न आई एम नॉट यूजिंग एट ऑल, आई एम यूजिंग द पैटर्न ऑफ न्यू सिलेबस, ओके। एंड ये न्यू सिलेबस का पैटर्न भी अपन से 2 अटेम्प्ट देख सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू वाले कॉन्सेप्ट अभी 2 अटेम्प्ट से आए हैं, उसके पहले एमसीक्यू थे भी नहीं, तो उसके पहले का मैं पैटर्न यूज भी करूंगा तो वो बेसिस नहीं रहेगा। मैं ये एमसीक्यू और थियरी क्वेश्चन जिस हिसाब से आ रहे हैं उसके हिसाब से ये पैटर्न का डिस्कशन चल रहा है मेरा मालिक,
ओके तो ये लॉजिक ध्यान रखना, ये 30 प्लस मार्क्स का लॉजिक है। इसके बाद चैप्टर 4th 5th 6th ये 3 चैप्टर जो मेजर रोल प्ले करते हैं, दिस अगेन प्लेज ए मेजर रोल इन प्लेइंग अप्रोक्सीमेटली ओके 10 प्लस मार्क्स। तो ये 10 प्लस मार्क्स रोल प्ले करते हैं। 4th 5th 6th में से 2 चैप्टर से क्वेश्चन कंफर्म है और एक में से नहीं आता, ऐसा होता है हमेशा। ओके वापस बोल रहा हूं, ये लास्ट दो अटेम्प्ट के पैटर्न की थियरी के बात कर रहा हूं, और उसके पहले का भी इसमें थोड़ा सा मैं नॉलेज यूज कर रहा हूं, लेकिन लॉजिक वैसे ही रहा है, लास्ट 2 अटेम्प्ट में भी वैसे ही सर्वाइव किया है। तो तीनों चैप्टर में से 4th 5th 6th में से अगर आप नोट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आइदर 4th और 6th में से आया है, नहीं तो 4th और 5th में से आया है। 4th रहा ही रहा है, 5th और 6th में से एक आध क्वेश्चन रहा है। बट करंट आरटीपी मई 21 का आरटीपी जो जुलाई में एग्जाम आएगा उसके बाद अपने को समझेगा, जुलाई आरटीपी में 6th का ही इंटीग्रेटेड केस स्टडी दिया हुआ है, यानी बहुत बड़ा क्वेश्चन 6th के ऊपर दिया हुआ है मालिक। तो आपको यह ध्यान रखना होगा 4th 5th 6th इज अबाउट 10 मार्क्स। ओके और उसके बाद वाइंडिंग अप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये आपके लिए 5 मार्क का रोल प्ले करता है, 5 प्लस एवरेज 5 प्लस का मार्क्स का रोल प्ले करता है। ओके इस तरह से ये अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क होते हैं। और ये बाकी आप ये सारे चैप्टर्स जो पंचायती चैप्टर्स है, ये अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का एवरेज आप रखिए, 15 मार्क्स का एवरेज। दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क फॉर यू। हाँ मालिक, ये अपने लिए है। हाँ अभी इसमें कुछ प्लस माइनस होता है, कुछ एक आध 2 पॉइंट होता है, पर मेजर नहीं होता है, ऐसा मेजर चेंज नहीं मिलेगा, यानी 30 का 20 15 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके यही सीन है, एक हाथ प्लस माइनस रहेगा। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल वर्क मालिक। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट आज का स्ट्रक्चर, कंपनी लॉ का स्ट्रक्चर रेडी हो गया होगा मालिक। तो अभी ब्रेक लेते हैं, मैं एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन, और 15 मिनट के बाद ब्रेक के बाद चालू करते हैं। मैं स्ट्रीमिंग बंद कर देता हूं। स्ट्रीमिंग बंद करना है या चालू रखना है, कलंदरी सर से पूछना, आप उसको बंद कर सकते हो।